हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग बेटा। सभी बच्चों को गुड इवनिंग बेटा। बेटा हम लोग निश्चित रूप से आप देखे होंगे कि UITS जो 8 हुआ है बेटा आज आपका काफ़ी आसान पेपर रहा होगा। मतलब ज़्यादातर चीज़ें आपको पता है और अभी जल्दी ही बेटा इफेक्ट ऑफ करंट का, इंडक्शन का और AC का आपका क्लास भी हुआ है, तो मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें आपको दिमाग में रही होंगी और आप फटाफट टिक लगाए होंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आप सही करके आए होंगे। चलो हम लोग देखेंगे बहुत तेज़ी से 1 आवर्स में कि कौन सा हम लोगों का आंसर गलत हो सकता है, कौन सही है बेटा। चलें हम लोग चेक करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ओरल डायरेक्ट आंसर है बेटा, क्लोज लूप है, करंट एक तरफ से इन किया, दूसरे तरफ से एग्जिस्ट कर गया बेटा, I1 I2 में डिवाइड हो गया। बहुत अच्छे से बताया गया है। कोई भी क्लोज लूप हो, सेफ साइड चाहे जैसा हो, एक तरफ से करंट इन करे, दूसरे तरफ से एग्जिस्ट कर जाए, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा, 0। सभी का आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वायर है, 2 लॉन्ग इनफाइनाइट वायर है बेटा, P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। दिख रहा होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 मान लो, इसका B2 मान लो बेटा, और दोनों का डायरेक्शन ले लो। अगर सेम है तो सम कर दो बेटा, अगर अपोजिट है तो माइनस कर दो। ये फट से फिगर बना हुआ है, देखें फिगर बना हुआ है। इसमें हमारा I2 है, इसमें हमारा I1 है बेटा। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है बेटा, यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है। हम लोग देख लेते हैं सेंटीमीटर कितना है, 4 और 3 है बेटा, दैट इज अवर 4 सेंटीमीटर। ये हमारा 3 सेंटीमीटर, इसका मान हम B1 मान लिए, इसका B2 मान लिए। दोनों का दिख रहा है बेटा कि दोनों क्रॉस हैं, दोनों क्रॉस हैं तो ओरल दिख रहा होगा बेटा। B1 का मान आ गया μ0/4 पाई हो गया, I/A हो गया, यानी 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो। ये आंसर हमारा आ गया। नहीं बेटा, दोनों इनफाइनाइट है तो 2I होगा, तो ये हो गया 2I हो गया, I/A हो गया। I1 का मान दिया हुआ है, रख देना, क्रॉस हो गया। B2 बराबर हो गया बेटा μ0/2 पाई हो गया, I2 अपान हो गया 3 × 10⁻⁻2 हो गया बेटा। ये I1 I2 का मान, दोनों का नेचर क्रॉस है बेटा। नेट B कितना हो गया, B1 प्लस कितना हो गया, B2। सबकी वैल्यू रख देना, I1 I2 दिया है, रख देना आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर है, साइड A है बेटा, उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बहुत अच्छे से हम लोगों को रिजल्ट भी बहुत बच्चों को याद होगा। ये हमारा स्क्वायर बन गया बेटा, ये स्क्वायर हो गया। यहाँ से साइड इसकी A है, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 हो गया, ये B2 हो गया, ये बेटा B3 हो गया, और ये हमारा B4 हो गया। सबका मान हमारा सेम है बेटा, तो कितना हो गया, नेट आंसर हमारा कितना हो गया, यही हमारा बन गया A1 हो गया, जो A/2 के बराबर हो गया। हम लोग क्या जानते हैं, दोनों एंड को मिलाया जाता है। ये भी हमारा 45 डिग्री हो गया, ये भी हमारा 45 हो गया बेटा, और यही हमारा A1 हो गया। A1 बराबर A/2 के है, क्योंकि ये साइड का आधा है बेटा, स्क्वायर है। सीधा आंसर आ गया, सभी बच्चों का आया होगा। B नेट बराबर हो गया 4B1 हो गया। B1 का मान आंसर आ गया बेटा μ0/4 पाई, I/A1 हो गया, और ये बन गया 2 sin 45 हो गया बेटा। आंसर रख लेना, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा होता है। A1 बराबर A/2 है, सॉल्व कर लेना और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा बेटा। ओके गुड, सभी बच्चों का आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, 2 पैरेलल वायर है, करंट I1 I2, I1 बड़ा है, I2 से छोटा है बेटा। I1 इज ग्रेटर देन I2 है बेटा, और दोनों का मिडिल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इतना है। अब एक का करंट रिवर्स कर दो, I2 कर दो, तो अब उस पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 30 माइक्रो टेस्ला है बेटा। तो I1 और I2 की वैल्यू पूछा है, सभी बच्चों का आंसर आया होगा। फर्स्ट फिगर ये बन गया, दैट इज अवर I1, दैट इज अवर I2 बेटा हो गया। सेंटर यहाँ पर P पॉइंट हो गया। दोनों का डिस्टेंस A मान लेते हैं, चाहे जो मानो, बराबर बस मान लो, A सेंटर हो गया है। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड, ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। इसका मान दिख रहा है, क्रॉस है बेटा, ये हो गया डॉट हो गया। B1 बराबर हो गया यहाँ से μ0 हो गया 2 पाई हो गया, I1/A हो गया। B2 बराबर दिख रहा है बेटा, यहाँ लिख दे रहे हैं। B2 का मान आ रहा है μ2/2 पाई हो गया, I2/A के हो गया, दैट इज अवर डॉट हो गया। ये हमारा क्रॉस हो गया। I1 इज ग्रेटर दैन I2 है, तो निश्चित रूप से बेटा B1 इज ग्रेटर दैन B2 होगा। इसका नेट निकाल लेना बेटा, तो इसका नेट कितना हो गया, पहले का B नेट आ गया है, बराबर हो गया B1 - B2 हो गया। ये 10 है, बराबर हो गया μ0/2 पाई, कामन हो गया, 1/A कामन हो गया, दैट इज अवर I1 - I2 हो गया, इक्वेशन 1 बन गया। सेम वही कह रहा है, करंट को अलग कर दो, दैट इज अवर I1, दैट इज अवर I2 बेटा। सेंटर फिर वही P पॉइंट है, यहाँ से यहाँ का सेपरेशन A है, यहाँ के यहाँ का सेपरेशन A है, दैट इज B1, दैट इज B2 हो गया। फिर दिख रहा है बेटा, दोनों का डायरेक्शन सेम है, देख लें, दोनों हमारा क्रॉस है बेटा। दोनों क्रॉस है तो B नेट हमारा सेकेंड हो गया, देखें, बराबर हो गया μ0/2 पाई
1 अपान ए कॉमन हो गया, यहाँ से I1 प्लस I2 हो गया बेटा, इसका मान शायद दिया है 30 दिया है, बराबर इतना हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को डिवाइड कर देना, जैसे दोनों को डिवाइड करोगे ये 30 अपान 10 हो गया, सब और कैंसिल हो जाएगा, सीधा I1 प्लस I2 अपान हो गया बेटा I1 माइनस I2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, करके बेटा I1 अपान I2 की वैल्यू फाइंड आउट करना। गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है बेटा कि एक हमारा सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, सेंटर से 4 सेंटीमीटर यानी बाहर चला गया, एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड का मान दिया है, तो उस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बेटा। सभी इसको पढ़े होंगे बेटा, ये हमारा सर्कुलर लूप होता है, रेडियस इसका r हो गया बेटा, सेंटर से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P होता है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाना होता है। हम लोग जानते हैं BP पर मान होता है म्यू नॉट अपान 2 I अपान r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 होता है बच्चे, याद होगा। बराबर देखो इसका मान हो गया 44, अपना माइक्रो वगैरह बदलते रहना, बराबर हो गया म्यू नॉट अपान 2, आई का मान सीधा निकाल लो बेटा, आर स्क्वायर हो गया तो ये हो गया 9 हो गया यहाँ से, और ये हो गया आर स्क्वायर 9 प्लस हो गया 16 हो गया, का पावर हो गया 3/2 हो गया बेटा। यहाँ से क्या निकाल लेना, फाइंड म्यू नॉट आई अपान 2 निकाल लेना। जब ये आ जाए तो सेंटर पे पूछा गया है, इसके सेंटर पे पूछा गया है, ये रेडियस आर हो गया, इसका सेंटर ओ हो गया बेटा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होता है सबको पता है, म्यू नॉट आई अपान 2, और ये हो गया 1 अपान आर हो गया, इसका मान वहाँ से पुट कर देना, ये बराबर ब्रैकेट में हो गया 3 सेंटीमीटर है, -2 हो गया, सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया बेटा। पहले डाटा से म्यू नॉट अपान 2 आई का डायरेक्ट मान निकाल लेना, क्योंकि क्वेश्चन में करंट नहीं दिया है, वही निकालना है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग का, एक वायर है जो कह रहा है बेटा जिसका रिलेटिव परमिएबिलिटी दिया हुआ है सोलोनाइट के केस में, तार की लेंथ करंट दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है पर यूनिट टर्न पे बेटा, तो कह रहा है सोलोनाइट पर मैग्नेटिक फील्ड बता दो। सोलोनाइट का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बेटा, B बराबर होता है म्यू एन आई होता है, ये हो गया नंबर ऑफ टर्न्स इंटू L इंटू करंट हो गया। देखें एक फार्मूला होता है बेटा, रिलेटिव परमिएबिलिटी बराबर म्यू अपान म्यू नॉट होता है, जैसे एप्सिलॉन बराबर होता है वैसे यहाँ भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो म्यू बराबर हो गया म्यू आर म्यू नॉट हो गया, तो B बराबर हो गया बेटा ये म्यू आर म्यू नॉट हो गया N अपान L इंटू आई हो गया। म्यू आर का मान 4000 दिया है, म्यू नॉट का मान फिक्स है 10⁻⁻7 बच्चे, नंबर ऑफ 10,000 है अपान 1 हो गया, करंट 5 सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एम्पियर सर्किट लॉ हो गया, अगर कोई हमारा थिन वाल पाइप है यानी हॉलो पाइप है तो निश्चित है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का मान सब जगह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो गारंटेड है इसका आंसर सेकंड होगा। कोई बच्चा पूछेगा सर ये कैसे हो गया, आप जानते हैं ये हॉलो सिलेंडर है बेटा, ये थिन वाल पाइप है, ये हमारा एम्पियर सर्किट लॉ का हम लोग यूज कर देते हैं। यहाँ से ये एक्सिस बन गया, देखें ये एक्सिस हो गया। हम जानते हैं कि हॉलो कंडक्टिंग सेल के अंदर करंट नहीं पास हो सकता है, इसके अंदर इंटेंसिटी 0 होता है, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है बेटा, देखें मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अंदर 0 होता है, इसीलिए पूरे एक्सिस हो चाहे बेटा कुछ भी हो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 हो जाएगा। हर पॉइंट पे एट इंटीरियर पॉइंट पे सब जगह मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा बेटा, ध्यान रखना। ये एम्पियर सर्किट लॉ से हम लोग प्रूव भी करते हैं, आप देखे होंगे इसको बेटा, सॉल्व किए होंगे। नेक्स्ट केस देखें बेटा, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, ये हमारा सॉलिड रॉड है, यानी जब रॉड की कोई थिकनेस हो, बहुत अच्छे से क्लास में बताया गया है कि रॉड की अगर डायमीटर दिया हो, रेडियस दिया हो, थिकनेस दिया हो, तो हमेशा उसका जो फार्मूला होता है बेटा वो ये फार्मूला बनता है एम्पियर सर्किट लॉ से। B बराबर होता है म्यू नॉट अपान होता है बेटा 2 पाई होता है, आई अपान रेडियस का स्क्वायर इंटू स्मॉल आर होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होता है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की तरीके से है बेटा। ये हमारा सिलेंडर हो गया, जल्दी से देखें, ये हमारा सिलेंडर हो गया है, सिलेंडर का जो रेडियस है ये एक्सिस हो गया बेटा, रेडियस हम लोग कैपिटल आर मान लेते हैं, स्मॉल आर वो डिस्टेंस होता है जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा, दिया हुआ है r बराबर 1 बार a/2 दिया है, ये पहली शर्त पे, दूसरी शर्त पे r बराबर 2a दिया है, तो 2a का मतलब हो गया आउट हो गया और a/2 का मतलब हो गया इनर हो गया बेटा। तो देखो रख दो, ये हो गया B1, पहले हम किस पे निकाल रहे हैं, r बराबर 2a पर निकाल रहे हैं बेटा, तो ये हो गया, जब 2a पर मात करेंगे तो B1 बराबर हो जाएगा, वो इंटीरियर के लिए था बेटा, जो फार्मूला लिखा गया था यहाँ पे ये इंटीरियर के लिए है। जब ये कब है, जब r इज लेस दैन कैपिटल R के लिए है, यानी इनर पर है बेटा, ध्यान रखना। तो इनर पर यहीं से निकाल लो, इनर पर हो गया, इसको B1 कह दो, B1 हो गया म्यू नॉट हो गया अपान 2 पाई हो गया,
आई रेडियस ए है तो ए का स्क्वायर हो गया, ध्यान रखना बेटा, आर बराबर ए है, स्मॉल आर बराबर ए बाई 2 यहाँ है, तब कंडीशन पे लिया जा रहा है। तो ये हो गया ए स्क्वायर हो गया बेटा, और ये हो गया ए बाई 2, ये इक्वेशन 1 हो गया। सीधा दूसरा फार्मूला आप बना सकते हैं बेटा, ये किसके लिए है, 2a के लिए है, तो जब 2a के लिए होगा तो सीधा फार्मूला बनेगा बेटा म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान स्मॉल आर होता है, बराबर हो गया म्यू नॉट, इसको अब 2 कह दो, इसका मैग्नेटिक फील्ड 2 कह दो बेटा, ये हो गया म्यू नॉट अपान 2 पाई आई अपान 2 ये हो गया, दोनों को डिवाइड कर देना। जैसे डिवाइड करोगे आपको दिखने लगा होगा बेटा कि b1 अपान b2 बराबर 1 हो जाएगा। क्लियर है, फार्मूला आपको जरूर याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, देखें दो पार्टिकल हैं x और y हैं, दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के एंटर करते हैं, पाथ सर्कुलर होगा। कह रहा है रेडियस r1 r2 है तो उनका मास का रेशियो बता दो। हम लोगों को बेटा फार्मूला पता है, कुल इसके 3 फार्मूले होते हैं, 2qvm अपान qb होता है, इसको और सॉल्व किया जाता है तो 1 अपान b बाहर हो जाता है, अंडर रूट होता है 2bm अपान qk होता है। देखें यहाँ से और किसी की ज़रूरत नहीं है, दोनों का इक्वल चार्ज है बेटा, तो r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, r प्रोपोर्शनल हो गया, अंडर रूट m के हो गया, यहाँ से दिख रहा है mx अपान my बराबर दिख रहा है बेटा r1 अपान r2 का क्या हो गया होल स्क्वायर बेटा, ओरल दिख रहा है बेटा आंसर। सभी बच्चों का सही हुआ होगा। 10th नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी अगर इंटर करता है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के तो t है, और 3 सेकंड के बाद कितना होगा, बहुत अच्छे से दिखाया गया था बेटा। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है स्पीड से बेटा, यानी काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन बी पर होता है। इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी हमारा 3 सेकंड के बाद भी क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे स्पीड कांस्टेंट होता है, काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी अनचेंज रहेगा। क्लास में, उड़ान की क्लास में बेटा बहुत अच्छे ढंग से एक एक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि चार्ज दिया है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा वाई डायरेक्शन में है, दोनों को हमें वेक्टर से फट से पढ़ना है बेटा, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये हो गया क्यू बी क्रॉस बी हो गया बच्चों, बराबर हो गया, सभी बच्चों का आंसर सही हुआ होगा। माइक्रो अगर अपना चेंज कर लेना पावर में, ये हो गया वेलोसिटी हमारा आ गया 2i प्लस हो गया 3j हो गया इंटू 10 पावर 6 हो गया, क्रॉस हो गया मैग्नेटिक फील्ड 2 और प्लस j हो गया बेटा, i क्रॉस j बराबर हो गया k हो गया, यानी आंसर आ गया ये 8 हो गया, और ये बन गया बेटा माइनस k, यानी सीधा आंसर आ गया 8 न्यूटन माइनस z हो गया बेटा। सभी बच्चों का आंसर सही हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको शायद नहीं पढ़ाया गया है, जल्दी ये दिमाग में बच्चों के हो सकता है गलत हो गया हो। मैग्नेटिक फील्ड दिया है, एक्सीलरेशन दिया है, कह रहा है x का मान बता दो। देखें बेटा हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन में जो मैग्नेटिक फोर्स होता है ये परपेंडिकुलर होता है बेटा, किसके, वेलोसिटी के भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड के भी होता है, क्योंकि बहुत अच्छे से बताया गया है कि एफ बी और बी आपस में कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तब देखो इसका मतलब रिजल्ट क्या मिल गया कि यह परपेंडिकुलर वेलोसिटी के होता है। ध्यान दे, मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जरूरत है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दिया, और वेलोसिटी से जरूरत होगा, वेलोसिटी से भी होगा। अब फोर्स की बात है, एक्सीलरेशन होता है तो यह बराबर ma होता है। जानते हैं हम लोग बेटा न्यूटन सेकेंड लॉ से कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही क्या होता है बेटा, डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन होता है। ध्यान दें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ही डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन होता है। जब फोर्स हमारा परपेंडिकुलर है तो गारंटेड है बेटा एक्सीलरेशन भी परपेंडिकुलर होगा, किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। अब रिजल्ट आ गया कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, इफ टू वेक्टर्स, देखें टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर वेक्टर में पढ़े होंगे, तब क्या पॉसिबल है, तब निश्चित रूप से पॉसिबल है उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। देन देयर डॉट प्रोडक्ट मस्ट बी 0 बेटा, डॉट प्रोडक्ट उनका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर 0 हो गया तो इसका मतलब हो गया a डॉट b बराबर हो जाएगा 0। दोनों का वैल्यू रख लेना बेटा, i डॉट i बराबर 1 होता है, j डॉट j के 1 होता है, k डॉट के। ओरल दिख रहा है बेटा 7 का 7 का ओरल दिख रहा है, देखें 7 का x से 7x हो गया, -21 हो गया, और -3 + 3 कैंसिल हो गया। ओरल आंसर दिख रहा है बेटा, इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, ओरल दिख रहा है 7x - 21 बराबर 0, तो x बराबर 3 दिख रहा है बेटा। सॉल्विंग कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है, और तो सब आप किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दिख रहा है बेटा कि दो वायर हैं, 20 एम्पियर 40 एम्पियर करंट अपोजिट डायरेक्शन में, एक तीसरा वायर है यहाँ छुटा हुआ है, आपके ऐप में सही हुआ होगा बेटा।
उसमें भी 20 एम्पियर करंट है, लेकिन 20 के एंटी पैरेलल है। अगर ये ऊपर जा रहा है तो इसका करंट नीचे है। कह रहा उसी मिडिल वाले पर जिसमें 20 एम्पियर का करंट है, जो इससे एंटी पैरेलल है, उसी पर फोर्स बता दो बेटा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने 2-3 क्वेश्चन मैंने कराया था बेटा। देखें तुरंत ये बन गया। हमने बताया था कि बेटा जिसका ये देखो मिडिल वाला हो गया, जो इसके एंटी पैरेलल है, और ये दोनों अपोजिट है ही है बेटा। इसमें हमारा 20 एम्पियर करंट है, इसमें हमारा 40 एम्पियर करंट है, और ये 20 एम्पियर करंट है। दोनों के बीच का सेपरेशन डी मान लेते हैं, क्योंकि ये सेंटर पर है बेटा, मिडिल पर है। नाम ले लेते हैं पी, क्यू और आर। हमने बताया था बेटा कि सबके कारण मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। देखें अच्छे से, बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। इस तार के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो बेटा कैसा दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है। और 40 के कारण निकालोगे तो तब भी क्या दिख रहा है बेटा, एक मिनट बेटा, इसके कारण यहाँ पर आपको एंटी पैरेलल है, इसके कारण आपको क्रॉस दिख रहा है, और इसके कारण भी आपको क्रॉस दिख रहा है। ध्यान दें, दोनों के कारण बेटा क्रॉस दिख रहा है। मैग्नेटिक फील्ड का मान दोनों के कारण क्रॉस दिख रहा है, क्योंकि ये और ये आपस में एंटी पैरेलल थे, एंटी अपोजिट थे बेटा। और जो मिडिल वाला था वो इससे एंटी पैरेलल था। तो देखो इसके कारण निकालोगे तो यहाँ परपेंडिकुलर, और इसके कारण भी निकालोगे तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, आपका क्रॉस हो जाएगा। यानी दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस हो जाएगा। जब क्रॉस हो गया तो एक लाइन का आंसर दिख रहा है बेटा, ये भी हमारा यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा। देखो सॉरी बेटा, दोनों तार के कारण बेटा क्यू पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो तो देखो क्या दिख रहा है, क्रॉस दिख रहा है। इसका नाम हो गया बी क्यू हो गया बेटा। और इसके कारण निकालोगे तो ये भी क्रॉस दिखेगा बेटा। देखो ये भी क्रॉस दिखेगा, और इसका नाम हो गया बी आर हो गया। क्या बन गया देखो बेटा, यहाँ से तुरंत हमारा फोर्स का डायरेक्शन हो गया। अगर हम देखें फोर्स का डायरेक्शन देखें बेटा, तो फोर्स का अगर हम डायरेक्शन देखें तो आपको दिखने लगा होगा कि दोनों का सेम डायरेक्शन होगा। देखें ये भी फोर्स इधर होगा और ये भी इधर ही फोर्स होगा बेटा। इसका मतलब नेट फोर्स हो गया हमारा, नेट फोर्स हो गया बराबर F बराबर कितना हो गया, F1 या और F1 प्लस F2 हो गया बेटा। F1 F2 को मान ले लेना, यहाँ पर इसको कह देना Q पर लगा P के द्वारा, और इस पर लगा बेटा Q पर लगा है R के द्वारा है। तो इसको कह दे रहे हैं, दोनों का नाम लिख दे रहे हैं, दोनों की वैल्यू यहाँ रख लेना बेटा, सम कर देना, आंसर आ गया। क्या पूछा गया है ये अभी हम लोग देख लेते हैं। नेट फोर्स ही पूछा गया, और शायद बड़ा और छोटा पूछा गया बेटा, बड़ा और छोटा शायद पूछा गया। एक मिनट बेटा, बड़ा और छोटा पूछा गया है तो सबका पहले नाम लिख लो। एफ क्यू पी बराबर कितना हो गया, म्यू नॉट अपान हो गया 2 पाई हो गया बेटा, 20 इंटू 20 अपान डी हो गया। ऐसे बेटा क्यू और आर हो गया, क्यू और आर हो गया। ये हो गया म्यू नॉट अपान 2 पाई, और ये हो गया 20 इंटू 40 अपान डी हो गया। दिख रहा है बेटा यहाँ से एफ क्यू आर जो हमारा है वो बड़ा है, एफ क्यू आर हमारा बड़ा है बेटा। किसके रिस्पेक्ट में, एफ क्यू पी के रिस्पेक्ट में। देखें इसका मतलब हो गया दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो गया देखें, एक मिनट बेटा जरा क्वेश्चन हम चेक कर लें, कुछ गलत लग रहा है। 20 एम्पियर 40 एम्पियर है, अपोजिट डायरेक्शन में बेटा। एक तो ये बन गया, ठीक है, अपोजिट हो गए। दूसरा वायर कैरिंग करंट एंटी पैरेलल टू 20 एम्पियर, अच्छा यही गलत हो गया बेटा, एंटी पैरेलल टू 20 एम्पियर है। देखो इस पर फोर्स का डायरेक्शन जो बनेगा, ये देखो जो तार बना बेटा एंटी पैरेलल हो गया, तो एंटी पैरेलल ठीक तो है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है। इत्तेफाक से यहाँ का दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब ये दिक्कत हो गया कि इस करंट को या तो अपोजिट कर दो, एक ही रास्ता है, इसको आप नीचे की तरफ कर दो बेटा, क्योंकि अगर इस फिगर को आप 20 और 40 में लेते हो, आंसर है टुवर्ड्स 40 एम्पियर। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सेम तो है बेटा, कोई दिक्कत, 40 एम्पियर की तरफ तो है, तो सोचने नहीं है, दोनों का डायरेक्शन सेम है बेटा। इसका मतलब जो एफ नेट बनेगा वो किधर होगा, देखो टुवर्ड्स। आधा काम देखो ये हमने देखा नहीं क्वेश्चन, इसलिए 2 मिनट और लग गया। एफ नेट कहाँ होगा, टुवर्ड्स 40 एम्पियर हो जाएगा बेटा। क्लियर है ना, ओके, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कह रहा 2 लॉन्ग वायर है बेटा, जिसमें करंट I1 I2 है, सेम डायरेक्शन में है, उनके बीच में फोर्स F लग रहा है। अब कह रहा है कि करंट एक का रिवर्स कर दो और 2 टाइम्स कर दो, बीच का सेपरेशन 3D कर दो। तो देखें आप ओरल क्वेश्चन को कर सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेट वायर है बेटा, इसमें करंट I1 है और इसमें करंट I2 है। देखें बीच का सेपरेशन D है तब इसके बीच में सेम डायरेक्शन में है। बीच का फोर्स हो गया बेटा लॉन्ग वायर है म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान D हो गया, दैट इज इक्वेशन 1। सेपरेशन 3D हो गया और करंट का मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो गया किसी एक का। सेकंड केस बन गया बेटा, इसको कह दो 2I1 कह दो और इसका अपोजिट कह दो I2 कह दो, बीच का सेपरेशन हो गया बेटा 3D हो गया। यहाँ से F2 बराबर हो गया म्यू नॉट अपान 2 पाई हो गया बेटा, ये हो गया 2I1 इंटू हो गया I2 अपान हो गया 3D बराबर बेटा 2/3 कर लो, नीचे कर लो, और ये हमारा दिख रहा F1 बेटा।
हाँ, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ आप माइनस में लिख सकते हो बेटा। माइनस शो करता है कि पहले के रिस्पेक्ट में एक तार का करंट अपोजिट हो गया है बेटा, रख देना, वैल्यू आ जाएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कह रहा है एक बार मैग्नेट है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट दिया यम दिया है और उसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया। कह रहा है वर्क डन तब बताओ जब उसको एंटी पैरेलल यानी 180 डिग्री पर बेटा रोटेट कर दिया जाए। एंटी पैरेलल माने 180 डिग्री पर, तो W बराबर आप जानते हो बेटा MB 1 माइनस कॉस होता है, ये हो गया 180 हो गया, 180 माइनस माइनस प्लस हो गया 2MB हो गया बेटा, रख दो। 2M का मान 2.5 है, B का मान 0.2, सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसमें काफी बच्चे गलत किए होंगे। कह रहा है टॉर्क बता दो जबकि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है बेटा। अब देखो टॉर्क बराबर क्या होता है बेटा, MB साइन थीटा या M क्रॉस B होता है, यानी जो थीटा एंगल होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। जो बच्चे क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे बेटा कभी, वो देखे होंगे। देखो एक सर्कुलर लूप बन गया और इसमें करंट का डायरेक्शन क्लॉक एंटी क्लॉक कोई कह दो, क्योंकि ये सब कुछ नहीं कहा कि किधर है बेटा। ध्यान दो, इसमें करंट का मान दिया हुआ है और जो टार्क होता है बेटा वो M क्रॉस B होता है, यानी इसको कह सकते हो MB साइन थीटा होता है। ध्यान रखो साइन 0 और साइन 180 दोनों बेटा क्या होता है, 0 होता है। अब देखो राइट हैंड थंब रूल से इसको देखा जाता है बेटा। जो राइट हैंड की मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं प्यारे बच्चों, देखिए राइट हैंड की जो मुड़ी हुई उंगलियां होती हैं ये करंट के चलने का डायरेक्शन होता है। अगर मेरी राइट हैंड की मुड़ी हुई उंगली क्लॉकवाइज चले बेटा, सॉरी एंटी क्लॉक चले, तो थंब हमेशा ऊपर होगा, और अगर मुड़ी हुई उंगली बेटा एंटी क्लॉक चले, सॉरी क्लॉकवाइज चले बेटा, तो थंब नीचे होगा। देखो दो बार गलत हो गया बेटा। अगर मुड़ी हुई उंगलियां बेटा क्लॉकवाइज चले देखो तो थंब नीचे होगा, और अगर मुड़ी हुई उंगली बेटा फोल्डेड फिंगर अगर हमारी एंटी क्लॉक ऐसे घूमे तो हमारा थंब ऊपर होगा। थंब जो होगा वही डायरेक्शन आप बेटा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो देखो इसमें करंट कैसा है, एंटी क्लॉक है, तो निश्चित हो जो थंब होगा वो ऊपर की तरफ होगा, वही मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखो बेटा इसका प्रैक्टिकल देखो, ये तो नकली है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड मान लो यहाँ क्रॉस होता, मान लो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होता, तो देखो हाथ को देखो, ये हमारा ये प्रैक्टिकल है क्योंकि लूप तो ये है बेटा, तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट बन गया देखें, और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गया, दोनों के बीच का एंगल 180 हो गया बेटा। अब कोई कहे सर डॉट होता, क्योंकि परपेंडिकुलर कहा, डॉट ले लो बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर होगा, मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर होगा बेटा, और मैग्नेटिक फील्ड भी ऊपर होगा, दोनों 0 हो जाएंगे। करंट को एंटी क्लॉक बना दो बेटा, सॉरी क्लॉक बना दो, तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे हो जाएगा। सेम प्रोसेस होगा बेटा। इसका मतलब दोनों केस में चाहे थीटा 0 हो चाहे 180 हो बेटा, आंख बंद करके इसमें थीटा का मान यहाँ क्या दिख रहा है, 180 दिख रहा है। चाहे ये r 0 हो बेटा, यहां से टाउ बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी बच्चे इसमें गलत किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा है एक वायर है जिसकी लेंथ L है बेटा, उसको मैक्सिमम मैग्नीट्यूड टार्क पूछा गया है जब उसको सर्कुलर में फोल्ड कर दो बेटा। तो देखें सर्कुलर में जब फोल्ड किया गया तब ये क्या बन गया बेटा, ये सर्कुलर हमारा बन गया। देखें इसका रेडियस हमारा r हो गया, L बराबर 2 पाई r होता है, यहाँ से r खरीद लो L के टर्म में बेटा। अब देखो मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, टाउ बराबर होता है बच्चों MB, मैक्सिमम है तो थीटा 90 होगा। m बराबर करंट इंटू एरिया होता है, इंटू B हो गया बेटा, बराबर हो गया I, सर्कुलर लूप है, पाई स्क्वायर RB हो गया बेटा। ये हो गया I और B, पाई ऐसे रख दो, R स्क्वायर है तो L स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर हो गया। सॉल्व कर लेना, जो आंसर आए वो आंसर हो गया बेटा। ओके गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा बेटा कि एक मैग्नेटिक नीडल है, पहले उसको 60 डिग्री पे रोटेट किया गया तो वर्क डन W है, उसका टॉर्क उसी सेम पोजीशन ओरिएंटेशन 60 पर ही टॉर्क बताना है। तो W बराबर होता है बेटा MB होता है 1 माइनस कॉस 60 हो गया, हाफ हो गया, हाफ 1 माइनस हाफ बराबर 2 हो गया। यहाँ से MB बराबर अपान 2 बराबर W के हो गया। अगर इसको देखा जाए तो MB बराबर हो गया बेटा 2W के हो गया। देखें 2W। इसके बाद टॉर्क की बात किया है तो ये हो गया MB साइन 60 हो गया बेटा, MB के स्थान पे 2W हो गया, √3/2 हो गया, बराबर हो गया √3W हो गया बेटा। ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हो गया स्टील वायर है जिसकी लेंथ L है, मैग्नेटिक मोमेंट डेट है, इसको सेमी सर्कल में मोड़ा गया है बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है, जो बच्चे इसको नहीं पढ़े होंगे मैग्नेटिक मोमेंट का, 2 तरीके से मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ये तार है, इसकी लंबाई L है,
ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरीके से काम करेगा, मैग्नेट बन गया, ये साउथ पोल हो गया। पोल स्ट्रेंथ इसका प्लस m है, इसका माइनस m होता है, तो मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इंटू बीच का सेपरेशन l हो गया। अब देखो इसको सेमी सर्कल में मोड़ दिया गया, ध्यान रखना लेंथ एंड से एंड लिया जाता है, यही हमारा नॉर्थ पोल है, यही हमारा साउथ पोल है बेटा। रेडियस इसका r हो गया, ध्यान रखना करंट I वही है। मैग्नेटिक मोमेंट फिर हो गया, ये प्लस m हो गया, ये हो गया माइनस m हो गया। ध्यान रखना नया मैग्नेटिक मोमेंट बराबर हो गया कोई भी एक पोल स्ट्रेंथ इंटू बीच का सेपरेशन, ध्यान रखना एंड से एंड लंबाई लिया जाता है, ये बराबर 2r के हो गया बेटा। तो ये हो गया 2m बाहर कर लो, r के हो गया m इंटू 2r हो गया। तो यहाँ से l r कितना हो जाएगा बेटा, l बराबर हो जाएगा पाई r, क्योंकि सेमी सर्किल है, तो ये हो गया l अपान पाई हो गया बेटा। मान उठा के रख दो, ये हो गया l अपान पाई के हो गया। यहाँ से देखो ml को बाहर कर लो, 2 अपान पाई बाहर कर लो, ये m और l हो गया। ml बराबर इक्वेशन 1 में क्या दिया है बच्चों, कैपिटल M दिया है, तो ये हो गया कैपिटल M बेटा। क्लियर है ना, ओके बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सभी बच्चों का सही हुआ होगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन अल्फा पार्टिकल है बेटा, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है, काइनेटिक एनर्जी सबका सेम है बच्चों। कह रहा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन रेडियस है, तो सबके रेडियस का रेशियो क्या होगा, ओरल होना चाहिए। सबका काइनेटिक एनर्जी सेम है बेटा। मास के रिस्पेक्ट में आप रिलेशन बना लो, सभी बच्चों का आया होगा। तो ये हो गया r बराबर होता है बेटा √2 mk अपान क्यू भी होता है। देखें यहाँ से k सेम है बेटा, तो यहाँ से दिख रहा है r प्रोपोर्शनल हो गया, √m अपान क्यू के हो गया। देखें r प्रोटॉन की बात करें तो ये हो गया √ हो गया मास ऑफ प्रोटॉन अपान चार्ज ऑफ प्रोटॉन हो गया। r न्यूट्रॉन की बात करें तो ये हो गया 2 मास ऑफ प्रोटॉन, सब लिखाया गया है चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। यहाँ से अगर अल्फा की बात करें तो ये 4 मास ऑफ प्रोटॉन के होता है बच्चों, अपान 2 चार्ज ऑफ प्रोटॉन। यहाँ से एक रिजल्ट तो दिख गया बेटा, सॉल्व करो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मान सेम है बेटा दोनों का। देखो 2 2 से r कट जा रहा है। अब यहाँ से रिलेशन सबका डिवाइड करके एलसीएम लेके और आंसर ले लेना बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, ये हमारा तार है, एबीसी वायर है बेटा, एबीसी वायर है। कह रहा है कि बीसी के अलॉन्ग फोर्स एफ है, क्लोज लूप है बेटा। सबको दिख गया होगा एसी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स एफ है। कोई बच्चा गलत नहीं किया होगा क्योंकि इसमें पेन उठाया ही नहीं जाता है। ये हमारा आंसर हो गया बेटा। यहाँ से ये नाम क्या क्या लिखा है बेटा, ए बी सी लिखा हुआ है, ये ए बन गया बेटा। बहुत फास्ट देखें, ए सी हो गया। इसी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया बेटा, देखें इसी के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एफ नेट हमारा 0 हो गया और यह बराबर क्या हो गया, एफ ए बी हो गया, प्लस हो गया बी सी हो गया, प्लस हो गया बेटा सी ए हो गया, बराबर ये 0 हो गया। एफ ए बी का मान भी 0 होगा क्योंकि थीटा 0 हो जाएगा। आई बी एल साइन 0 0 हो गया। एफ बी सी का मान एफ है, ये हमारा एफ सी ए हो गया। ओरल पर बेटा सभी बच्चों ने टिक मारा होगा, माइनस एफ के होगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री का क्वेश्चन होता है, नीट में आ भी चुका है बेटा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा, बार मैग्नेट है, सोलोनाइट के अंदर रखा हुआ है, लेंथ और टर्न्स दिया हुआ, करंट दिया है, कोरिसिबिली किया है या इसको कोरिसिबिलिटी भी कहा जाता है, कैपिटल एस सिंबल से दिखाया जाता है बेटा। जो बच्चे फार्मूला अर्थमैटिक में पढ़े होंगे, बी बराबर होता है बेटा म्यू नॉट एच के होता है। एच को ही कहा जाता है कोरिसिबिली कहा जाता है, ध्यान रखना। बी सोलोनाइड है तो म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स इनटू एल हो गया, बराबर हो गया म्यू नॉट एच हो गया, कैंसिल हो गया बेटा। एन का मान 100 दिया है, लेंथ हमारा 0.2 है, करंट हमारा 5.2 है बेटा। एच का मान सॉल्व कर लेना। ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक यू शेप ये है, दूसरा यू शेप ये है बेटा, दोनों आमने सामने बी वेलोसिटी से चलते हैं। हम लोग जानते हैं अगर कंडक्टर बी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो एक बैटरी की तरीके से बच्चों बिहेवियर करता है। तो इसका जो E1 बनेगा वो बनेगा VBL हो जाएगा बेटा। दूसरा जो E2 बनेगा ये भी BBL हो गया। ध्यान रखना ये बैटरी है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा, ये हमारा स्केलर होता है। स्केलर है तो नेट कितना हो जाएगा, सम के बराबर हो जाएगा। तो E नेट बराबर हो गया E1 प्लस E2 बराबर हो गया बेटा 2 VBL के बराबर हो गया। ध्यान दें क्योंकि ये स्केलर है, बहुत बच्चे 0 पे टिक मार रहे होंगे बेटा। ये वेक्टर नहीं है कि अपोजिट डायरेक्शन में डिफरेंस हो गया बेटा, दोनों का सम होगा, ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कह रहा मेटल कंडक्टर है, रोटेट कर रहा है एंड ऑफ कंडक्टर। सभी बच्चे, कोई किसी बच्चे का गलत नहीं होगा। ईएमएफ हो गया, रोटेशन के केस में बेटा फार्मूला होता है हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर, रख देना। सबका आंसर आ गया बेटा, सब डाटा दिया हुआ है। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि सर्कुलर लूप है, देखें
दो लूप हैं, ए और बी हैं, दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है। करंट ए में पास कर रहा है पहले वाले में, ए में फ्लक्स और बी में फ्लक्स दिया। अगर इस क्वेश्चन में बेटा एरिया दिया होता सेकंड वाले का तो तुरंत आंसर बदल जाता, लेकिन एरिया ना देने की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस के हमें डिफिनीशन पे जाना होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का डिफिनीशन क्या होता है, φ2 प्रोपोर्शनल I1 हो गया। यहाँ से बेटा हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो m हो गया, m बराबर हो गया φ2 अपान I1 के हो गया। φ2 माने b वाले का, तो ये हो गया बेटा φ2 माने b का हो गया, तो 9 × 10⁻⁵ करंट पहले का यानी ए वाले लूप का। ध्यान रखना म्यूचुअल इस पे काम करता है, पहला ये दूसरा लूप है बेटा, ये सेकंड लूप, ये पहला लूप, इसमें करंट होता है, इसी में मैग्नेटिक फील्ड होता है बताया गया था, और इसमें फ्लक्स होता है बेटा, और इसी का एरिया लिया जाता है, ध्यान दें। तो ये हो गया करंट ए का हो गया, 3 हो गया। आंसर सॉल्व कर लेना, जो आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन ओरल होगा, सबको बताया गया है कि अगर L1 L2 हो बेटा, म्यूचुअल इंडक्टेंस लाना है तो m बराबर होता है बेटा, m बराबर हो गया √L1 L2 के होता है, बराबर हो गया 2 × 8 बराबर हो गया 4 के बेटा। सभी बच्चों का सही होगा, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। देखिए बेटा सब कुछ वही कह रहा है कि करंट बताना है, जबकि इसका रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, तो EMF निकाल लो। I बराबर B/R होता है, बराबर हो गया E/R हो गया, R माने रेजिस्टेंस हो गया बेटा, E का मान होता है ½ B⍵R² हो गया अपान बेटा रेजिस्टेंस हो गया। ध्यान रखना, इसलिए दोनों सिंबल अलग अलग लिख दिए हैं, ये R रेडियस है और रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया। सॉल्व कर लेना, आंसर आ गया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है। 10 ओम का रेजिस्टेंस है बेटा, करंट और समय में ग्राफ दिया हुआ, यहाँ से चार्ज निकाल लोगे एरिया कवर्ड से बेटा। कह रहा फ्लक्स का चेंज बता दो कितना होगा बेटा। फ्लक्स का चेंज हम लोग जानते हैं, इंड्यूस चार्ज बराबर होता है N/R × d∅ हो गया। क्यू कितना आएगा, एरिया कवर्ड आ जाएगा, तो ये इसका करंट यहाँ से चार्ज बराबर क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे फोटो आ रही होगी, चार्ज बराबर एरिया कवर्ड हो गया, तो हाफ बेस हाइट हो गया बेटा, बेस 0.1 हो गया, हाइट हमारा 4 हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स 1 दिया है, रेजिस्टेंस हमारा 10 दिया है, d∅ हो गया। यहाँ से सॉल्व करके d∅ का मान निकाल लेना बेटा। सभी बच्चों का सही हुआ होगा, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। सेमी सर्कुलर है, मैंने बहुत अच्छे से बताया था बेटा कि एक बैटरी की तरीके से बिहेवियर करता है। बस देखना क्या था, इसका एंड से एंड देखना था। देखें ये हमारा बन गया, कोई एक ये P नाम है, ये हमारा R नाम है, इसका रेडियस बेटा R हो गया। ये देखो यहाँ से ऐसे P वेलोसिटी से नीचे मैग्नेटिक फील्ड में डाउनवर्ड ऐसे मूव कर रहा है। निश्चित है इसका बैटरी कितना होगा, EMF बराबर हो जाएगा BBL। L कौन बनेगा, एंड से एंड बहुत अच्छे से बताया गया था बेटा, ये हो गया 2R हो गया। कौन हायर कौन लोअर मैंने बताया था, एक पॉजिटिव चार्ज बनाया करो, B वेलोसिटी से ऐसे करो, फ्लेमिंग रखो या बेटा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल रखो या वेक्टर का यूज कर दो बेटा। दिख रहा होगा बेटा पॉजिटिव सब इधर भाग आएंगे, जब इधर भागेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा BR इज ग्रेटर देन BP हो गया बेटा, यानी R का पोटेंशियल हायर होगा बेटा। सभी बच्चे किए होंगे, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन है, सेल्फ इंडक्टेंस का बैटरी दिया है 25 वोल्ट है, करंट हमारा 10 से 25 एम्पियर चेंज हो रहा है, तो एनर्जी स्टोर में कितना चेंज होगा। हो सकता है कुछ बच्चे इसमें गलत किए होंगे, एनर्जी स्टोर का चेंज हो गया ½ L और ये हो गया I2² - I1² हो गया बच्चों, इक्वेशन 1 हो गया। L का मान निकाल लो बेटा। L का मान निकालने के लिए E बराबर फार्मूला होता है L - di/dt हो गया। सबका आप मैग्नीट्यूड ले लो बेटा, मैग्नीट्यूड ले लो, बराबर हो गया L का मान हमारा E बराबर हमारा 25 है। ध्यान रखना L ही लाना है, di/dt यानी करंट का चेंज 10 से 25, तो 25 - 10 हो गया अपान 1 हो गया। इस L का मान यहाँ से अगर परचेज कर लो तो कितना आ रहा है, 15 आ गया। L बराबर आ गया यहाँ से बेटा, L बराबर दिख रहा है हमारा 25 अपान हो गया 15 के हो गया, बराबर हो गया 5/3 के हो गया। यहाँ से इसका मान रख देना, आंसर आ जाएगा। U बराबर हो गया ½ हो गया, ये हो गया 5/3 हो गया। ये है कहाँ से कहाँ तक करंट चेंज है बेटा, 10 से 25 हो गया, तो ये हो गया 625 हो गया, स्क्वायर करोगे माइनस हो गया 100 हो गया। सॉल्व कर लेना, जो आंसर आए वो जूल में आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखें, ग्राफ का क्वेश्चन है बेटा, करंट और समय का ग्राफ दिया है, इंडक्टेंस का केस है बेटा, वोल्टेज और समय का ग्राफ पूछा गया है। ध्यान रखना ग्राफ में मैग्नीट्यूड का यूज कर लो बेटा, क्योंकि करंट में है। ये हमारा पिक्चर बना हुआ है, देखें बहुत अच्छे से, ये हमारा समय है, ये हमारा करंट दिया हुआ है। ऐसे बना है पिक्चर और ऐसे बना है, यहाँ पे O कह दो, A कह दो और B कह दो बेटा। दिख रहा है O से A में करंट हमारा इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब di/dt का मान पॉजिटिव हो जाएगा बेटा।
ई का मान होता है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हो गया प्यारे बच्चों। मैग्नीट्यूड ले लो, इसका मतलब हो गया डी आई अपॉन डी टी अगर पॉजिटिव है तो ई का नेचर भी हमारा पॉजिटिव हो गया। ग्राफ हमारा देखो कैसा बनना शुरू हो गया, ये हमारा समय है, ये हमारा ईएमएफ यानी वोल्टेज हो गया। ग्राफ देखो पॉजिटिव आया तो ग्राफ देखो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये देखें ये हमारा समय हो गया। दूसरा देखें नीचे से ए का बी देखें बेटा, अगर हम ए से बी की तरफ जाएं तो ए से बी में करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब बेटा डी आई अपॉन डी टी का नेचर निगेटिव होगा। ई भी क्या हो जाएगा, ई हमारा निगेटिव हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड लेना है, ध्यान रखना निगेटिव हो गया, इसका मतलब है ओरिजिन के नीचे जाएगा बेटा। ये देखें ये ग्राफ बन गया, यहाँ से नीचे हम चले जाएंगे, ये डॉटेड आ गया, वही समय अपना रख लेना बेटा, ये बन गया, ये ग्राफ आ गया। ओके नेक्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन को हमने 4 क्वेश्चन कराया था। मेटल का कोई रॉड है जिसकी लेंथ यल और 2l है बेटा, और स्ट्रिंग देखो यहाँ पे यल लंबाई और 2l लंबाई को आपस में कनेक्ट कर दिया गया, एक सिरा इसका फिक्स है, ईएमएफ हमको निकालना है। हमने बहुत अच्छे से बताया था बेटा, ऐसे केस में ईएमएफ को निकालने का सिंगल तरीका होता है बेटा, स्मॉल ईएमएफ लिया करो। तो देखो D बराबर क्या हो जाएगा, मैंने सिखाया था B ओमेगा पढ़ा करो, x dx पढ़ो, यही बिल्कुल मैंने ट्रिक सिखाया था। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, बराबर हो गया B ओमेगा हो गया, x dx हो गया बच्चे। इसका लोअर से अपर तक इंटीग्रेट कर दो बेटा, तो लोअर लिमिट 2l होगा, अपर लिमिट 3l होगा, बताया गया था इनिशियल से फाइनल तक लिमिट लिया जाता है। E बराबर हो गया बेटा B ओमेगा हो गया, एक्स स्क्वायर अपान 2 हो गया बेटा, 2l से ये हो गया 3l हो गया, बराबर हो गया B ओमेगा अपान 2 हो गया, और ये बन गया बेटा 9l स्क्वायर माइनस 4l स्क्वायर हो गया, बराबर हो गया 5/2 हो गया, B ओमेगा हो गया l स्क्वायर बेटा, आंसर हो गया। सभी का आया होगा, क्योंकि 3 क्वेश्चन मैंने कराया था मॉर्निंग में जब ये क्लास किया गया था, तो 3 क्वेश्चन इसके आए थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, अब 2 सोलोनाइड है बेटा, एरिया दिया है N1 और N2 दिया हुआ है। तुरंत हमने ट्रिक सिखाया था कि म्यूचुअल के लिए बेटा कोई क्वेश्चन हो इस तरीके से आप करोगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होगा, देखो अगर कोई बच्चा भूल जाए तो इसको इस तरीके से पढ़ा करो, N2 अपान I1 पढ़ा करो और इसको φ2 पढ़ा करो। φ2 बराबर हो जाता है N2 अपान I1, φ1 बराबर पहले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड, दूसरे का एरिया बेटा, सबकी वैल्यू रख दो, यहाँ से जब मान रखोगे तो ये हो गया N2 अपान I1 हो गया, B1 का मान है बेटा सोलोनाइड है, तो म्यू नाट हो गया N1 अपान L हो गया इंटू I1 हो गया, एरिया A2 हो गया, I1 से I1 कट गया, यहाँ से ओरल दिख रहा है बेटा, N2 का मान हमारा दिया हुआ है बेटा 400 दिया हुआ है। देखें ये हो गया, म्यू नाट का मान अपना रख लेना 4 पाई हो गया, 10⁻⁻7 हो गया, N1 हमारा 300 दिया है, L का मान बेटा दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, एरिया बराबर भी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, -4 कर लेना बेटा, और सब अपना सॉल्व कर लेना, आंसर बना लेना बेटा। ओके गुड, सभी बच्चों का ये किसी का गलत नहीं हुआ होगा। E बराबर E1 साइन ओमेगा 2 E2 कास ओमेगा 2। मैंने बताया था कि सबसे पहले मीन स्क्वायर निकालो बेटा, मीन स्क्वायर निकालोगे तो ये आ जाएगा I मीन स्क्वायर बराबर हो जाएगा I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का अपान 2 हो गया। जैसे इसका रूट लोगे बेटा वैसे अंडर रूट में हो गया, तो ओरल दिख रहा है 4th आंसर। सभी बच्चे देख के ही टिक मारे होंगे क्योंकि 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई गई थी बेटा। देखें कॉइल का एक्सेल दिया हुआ है बेटा, फ्रीक्वेंसी 50 है तब एक्सेल इतना है, अगर 150 हो जाए तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला बेस है बेटा, किसी का क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा। बराबर हो गया 2 पाई FL के होता है, यहाँ से एक्सेल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी के हो गया, तो ये बन गया XL2 अपान XL1 बराबर हो गया F2 अपान F1 के हो गया। बराबर बेटा सबका मान रख देना, यहाँ से XL2 का मान निकाल लेना, XL1 हो गया, और ये हो गया बेटा F2 अपान F1 हो गया, सॉल्व कर लेना। F2 ये दिया हुआ है, दैट इज अवर F2 हो गया, दैट इज अवर बेटा F1 हो गया, वैल्यू रख लेना, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इस टाइप का भी क्वेश्चन किया गया था। देखें BL और BC का मान बराबर है, गारंटेड हो गया, रिजोनेंस की कंडीशन हो गई, तुरंत हमारा इसका बैटरी आ जाएगा, IRMS बराबर BRMS अपान R कर दो बेटा, एक लाइन का आंसर हो गया। तो देखें दिख रहा होगा बेटा इस क्वेश्चन में कि जो BL है वही हमारा BC है बेटा, दोनों बराबर हो गया। इसका मतलब हो गया कि XL बराबर XC हो गया, रिजोनेंस की कंडीशन हो गई बेटा, ये हमारा रिजोनेंस हो गया। तुरंत हम क्या जानते हैं, B स्क्वायर बराबर हो गया BR स्क्वायर के,
प्लस हो गया BL माइनस BC का होल स्क्वायर हो गया बेटा। BL BC बराबर है तो तुरंत ये वैल्यू 0 हो गया बेटा, सभी का आया होगा। इसका मतलब BR बराबर हो गया B के बराबर हो गया 100 वोल्ट हो गया। IRMS बराबर BRMS अपान बेटा कितना हो गया, R के हो गया, ओरल दिख रहा है। IRMS जो एमीटर का करंट हो गया ये बेटा BRMS अपान R के हो गया, बराबर यहाँ से 100 अपान 50 बराबर हो गया 2 एम्पियर। सभी बच्चे किए होंगे, किसी का गलत नहीं हुआ होगा। ओके बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, LCR सर्किट का मैंने कहा था सबके लिए बेटा tan phi याद कर लो, इसका tan phi दिया है, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आंसर पूछा गया है, ये शायद नीट का क्वेश्चन भी है। ये हो गया tan 45 बराबर हो गया, सबको याद होगा बेटा XL माइनस XC अपान R हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 1 हो गया बेटा, ये हो गया ओमेगा L माइनस 1 अपान ओमेगा C बराबर यहाँ से 2 पाई FL हो गया, 1 अपान हो गया 2 पाई FC हो गया, दैट इज R हो गया। यहाँ से सॉल्व कर लेना और C का मान फाइंड आउट कर लेना, F के मान में बेटा। ओके, कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि LCR सर्किट में बेटा, LCR सर्किट में कैपेसिटेंस C से 2C हो रहा है, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी है बेटा, तो इंडक्टेंस शुड बी चेंज कितना हो जाएगा। ओरल दिख रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी को अनचेंज कर दिया गया है तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई अंडर रूट L बाई C। F कांस्टेंट है तो अंडर रूट L बाई LC भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। इसका मतलब हो गया बेटा L2 अपान L1 बराबर हो गया C1 अपान C2 के हो गया, सबका मान रख लेना। C1 बराबर C दिया है, C2 बराबर 2C दिया है, L1 बराबर L है, L2 का मान फाइंड करना है बेटा। ठीक है, ये अपना फट से रख के वैल्यू और सॉल्व कर लेना, किसी बच्चे का गलत नहीं हुआ होगा। ओके बेटा, गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है, गलत हो सकता है, क्योंकि बच्चे ने एक्सेल अगर 20 पढ़ लिया तो तुरंत गलत कर जाएगा। ध्यान रखें बेटा, बहुत खतरनाक ये क्वेश्चन कह सकते हो। जब 20 ओम एक्सेल है बेटा, 20 ओम है तब फ्रीक्वेंसी 50 है, और जब 100 हर्ट्ज हो जाए तब पूछा है कितना होगा बेटा। इसका मतलब एक्सेल का मान चेंज हो जाएगा 20, फ्रीक्वेंसी 50 है तो 20 होगा, अगर 100 होगा तो निश्चित है 40 हो जाएगा बेटा। और कह रहा है कि LR सर्किट है, क्योंकि L और R है बेटा। करंट पूछ रहा है, ओरल दिख रहा है बेटा, यहाँ से करंट हमारा हो गया IRMS हो गया, LR सर्किट हो गया बेटा, ये बराबर हो गया BRMS हो गया अपान Z हो गया बेटा, बराबर हो गया BRMS हमारा 200 हो गया, और ये बन गया बेटा R स्क्वायर, जल्दी जल्दी में देखें, हाँ ये हो गया बेटा R स्क्वायर प्लस हो गया XL1 का होल स्क्वायर हो गया। देखो यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं, XL तब होगा जब फ्रीक्वेंसी हमारा कितना है 50 हर्ट्ज है, तो XL का मान 20 है, ध्यान रखना। अब देखो फ्रीक्वेंसी का मान 100 कर दो, ओमेगा 2 ओमेगा L होता है बेटा, तो यहाँ 2 ओमेगा L हो गया तो 2 पाई FL हो गया, तो F का मान जब 50 हर्ट्ज हो गया बेटा तो गारंटी है जो XL1 होगा वो भी दुगना हो जाएगा, यानी 50 × 2 हो जाएगा बेटा, बराबर किसके हो गया 100 के हो गया, तो ये बराबर हो गया बेटा 100 हो गया। रख देना, मान आ जाए, जो आंसर आए वो आंसर हो जाएगा, R का मान दिया बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रेजिस्टेंस R, जब सर्किट में R है तब पावर P है, जब LR हो गया बेटा सीरीज में लगा दिया गया तो इम्पीडेंस Z है, उसी के रिस्पेक्ट में आंसर पूछा बेटा कितना होगा। सर्किट में जब रेजिस्टेंस लगा हुआ बेटा तो ये हमारा सर्किट बन गया, जब सर्किट में रेजिस्टेंस है ये R हो गया, तब इसका पावर हो गया P स्क्वायर अपान R, जरूरत होने पे P स्क्वायर बराबर हो गया बेटा PR के, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरे में देखो अब LR सर्किट की बात कर रहा है, यानी ये रेजिस्टेंस हो गया, ये हमारा इंडक्टर हो गया बच्चों, फिर सेम वही बैटरी है। देखें जैसे LR सर्किट आया वैसे पावर कितना होता है, एवरेज पावर होता है, बता चुके BRMS IRMS cos पाई होगा। जब सबका मान सॉल्व करोगे बेटा तो देखो हमने सिखा भी दिया था, लिखा भी दिया था, BRMS हमारा Z का होल स्क्वायर हो गया इंटू R हो गया। अब देखो B स्क्वायर अपान RMS का पहले से मान उठा के रख दो, PR हो गया अपान Z हो गया बेटा, और ये हो गया होल स्क्वायर इंटू R हो गया, यही था कि PR था बेटा। BRMS का मान देख लो उठा के, BRMS कितना आया, B स्क्वायर बराबर सीधा आया है PR के बराबर आया है बेटा, तो B बराबर PR के हो गया, और इंटू रेजिस्टेंस हमारा R दिया हुआ है, तो क्या बन गया यहाँ से B स्क्वायर RMS इंटू R के हो गया, एवरेज पावर हमारा, एक सेकंड, आंसर है R बाई जेड के स्क्वायर और R बाई जेड के रूप में है, तो B स्क्वायर बराबर PR डायरेक्ट है। तो देखो यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, B स्क्वायर RMS अपान जेड स्क्वायर होना चाहिए, देखो इसको सॉल्व कर लो, B स्क्वायर RMS अपान जेड स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया PR का होल स्क्वायर अपान हो गया जेड स्क्वायर, और इनटू हो गया R के, बेटा R बाहर हो गया है क्या, एक सेकंड बेटा,
यहाँ से P बराबर बी स्क्वायर आर, तो बी स्क्वायर पी आर के हो गया, एल आर हो गया, एल आर सर्किट हमारा हो गया। एक मिनट बस देखते बेटा, एक मिनट। ये हो गया कुछ फार्मूला लिखने में या तो गलत हो रहा बेटा, एक सेकंड बस, ऐसे देर लग जाता है, एक सेकंड में, 1 मिनट बेटा। तो ये देखो क्या लिखा गया, ये लिखा जाता है बी आर एम एस, और ये हो गया बेटा आई आर एम एस। कॉस फाई होता है, जल्दी से बना लेते हैं, शायद मुझे लगता है गलत हो रहा है। तो ये हो गया बी स्क्वायर आर एम एस हो गया बेटा, आई आर एम एस से जेड बना। हाँ देखो यही गलत हो रहा था, ये कॉस फाई हो गया, कॉस फाई बराबर आर बाई जेड हो गया। हाँ तो ठीक तो है, आंसर तो सही आ रहा था। तो ये हो गया बी स्क्वायर आर एम एस के स्थान पे हम लोग पी आर रख देते हैं, और यही बस गलत हो रहा था, दोनों तरफ स्क्वायर कर ले रहे थे बेटा। ये हो गया हमारा जेड स्क्वायर हो गया इनटू आर हो गया, हाँ सही आ गया, बराबर हो गया पी हो गया आर स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर, तो आर बाई जेड का होल स्क्वायर। देखें वो दोनों तरफ स्क्वायर हो जा रहा था ऊपर नीचे बेटा, और बी स्क्वायर भी हम लिख देते थे, इसीलिए गलत हो रहा था। तो ये हो गया पी आर बाई जेड का होल स्क्वायर। कोई आंसर है? ये देखें फोर्थ बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एलसीआर सर्किट है, बहुत अच्छे से इसको बताया गया है। एलसीआर हमारा सर्किट है बेटा, एलसीआर सर्किट है, इसमें रेजिस्टेंस 200 ओम है बेटा, और कह रहा था कि जब सी को रिमूव किया गया तो फेज 30 है, जब यल को रिमूव किया गया तो 30 है। तो कह रहा पावर का मान बता दो, इस टाइप का क्वेश्चन हमने सिखाया था बेटा। जब सी को रिमूव किया गया बेटा, रिमूव किया गया तो ये हमारा एल आर सर्किट हो गया, तो ये सीधा बन गया 1030 बराबर हो गया एक्सएल अपान आर के, इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा बेटा यल को रिमूव किया गया, देखें एल को रिमूव किया गया तो ये हमारा सी आर सर्किट बन गया। सी आर के लिए tan फिर वही हो गया tan 30 बराबर हो गया बेटा हमारा, ये हो गया tan 30 बराबर हो गया XC अपान आर, ये इक्वेशन 1 हो गया। देखें दोनों का लेफ्ट बराबर है, राइट भी बराबर हो गया, इसका मतलब XL बराबर XC हो गया, रिजोनेंस की कंडीशन हो गया। देखें रिजोनेंस बन गया, जैसे रिजोनेंस हुआ वैसे एवरेज पावर अभी जस्ट पढ़ा गया बेटा, बी स्क्वायर आर एम एस, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं अपान जेड हो गया, इनटू हो गया आर के बेटा, देखें आर के हो गया है बी आर एम एस अपान जेड स्क्वायर, तो ये हो गया बी आर एम एस अपान जेड स्क्वायर इंटू आर के हो गया। बी आर एम एस का मान उठा के रख दो, अभी जस्ट इसको किया गया रिजोनेंस की कंडीशन पे। बी आर एम एस हमारा 220 है बेटा, और आर 200 है बेटा, तो ये बन गया हमारा 220 हो गया है, और जेड भी रिजोनेंस पे आर होगा, जेड भी आर हो जाएगा, तो ये हो गया 220 इंटू हो गया 220, आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो गया, नीचे एक आर बच गया, आर का मान शायद दिया है 200 दिया है बेटा, सॉल्व कर लेना, जो आंसर आए वो आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बेटा, कह रहा है एक ट्रांसफार्मर है जो जिसपे बल्ब लगा हुआ है बेटा, 100 वाट का बल्ब। हमने सिखाया बेटा कि जो बल्ब होता है बेटा वही हमारा आउटपुट होता है, और इनपुट का दोनों दिया है, एक लाइन का आंसर। कोई बच्चे गलत नहीं किए होंगे क्योंकि जस्ट 3 ही दिन 2-4 दिन पहले ही पढ़ा गया था बेटा। तो ये हो गया ईटा बराबर हो गया, ये हमारा हो गया आउटपुट पावर हो गया बेटा, आउटपुट पावर हो गया, अपान बच्चों हो गया इनपुट पावर हो गया। देखें इनपुट पावर हो गया, पावर बराबर बी वाई हो गया, ये हमारा 100 हो गया बेटा, और ये हो गया इसका इनपुट दिया है बी आई इंटू हो गया 0.6 हो गया। परसेंटेज की बात किया है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, जो आंसर आए वो आंसर सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन में आप एररलेस हैं बेटा। ये देखें बेटा हेक्सागोनल दिया है, किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो कि एक तरफ से करंट गया दूसरे से वापस हो गया तो जीरो हो जाएगा। बेटा करंट डिवाइड होना चाहिए, जब तक I1 I2 में डिवाइड नहीं होगा और I1 L1 बराबर नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा ही नहीं। देखो ये करंट गया है, ये क्लोज लूप एक तरीके से बन गया है, लेकिन ये हेक्सागोनल बना हुआ है बेटा क्योंकि करंट डिवाइड कहीं नहीं हुआ है। तो हेक्सागोनल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है कितना होगा बेटा, तो देखें क्वेश्चन में हेक्सागोनल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा, छोटा सा हेक्सागोनल एक बनाते हैं, ये देखें हेक्सागोनल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, तो ये कितना हो जाएगा, बी नेट ओरल दिख रहा है बेटा 6B1 के बराबर हो गया, इस पार्ट को B1 ये B2, ऐसे करते करते बेटा ये हमारा B3 हो गया, ये हमारा B4 हो गया, B5 हो गया, B6 हो गया बेटा। करंट सब में सेम है, ध्यान ही रखना। ये हमारा सेंटर O हो गया बेटा, ध्यान रखना साइड A है, इसका नाम A1 कह दो। हम लोग का क्या नियम है, तार के दोनों एंड को मिलाते हैं बेटा, निश्चित है ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, यही अल्फा बीटा बन गया। तो यहाँ से B1 का मान कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई हो गया, I/A1 हो गया, ये बन गया बेटा 2 sin 30 हो गया। ध्यान दें B1 A1 का मान निकाल लो, यहीं पे रख दो बेटा, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया यहाँ से tan 30
देखें ये हमारा a/2 बनेगा क्योंकि कुल साइड a है, बराबर परपेंडिकुलर अपान बेस हो गया, a/2 अपान हो गया a1 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया a/2 tan 30 नीचे 1/√3 तो √3 ऊपर हो गया, दैट इज अवर a1 बना बेटा। इस a1 का मान यहाँ उठा के रख देना, ओरल सबका आंसर दिखने लगा होगा बेटा। इस a1 का मान यहाँ उठा के रख देना, b1 सॉल्व कर लेना बेटा, उसको यहाँ रख देना, 6 से मल्टीप्लाई कर देना, b नेट आ गया। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलआर सर्किट है बेटा। एलआर सर्किट बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, करंट का डायरेक्शन यही मान लिया गया है, रेजिस्टेंस को छोड़ के सब बैटरी होते हैं, यही मैंने अपना मोशन मान लिया। देखो यही मैंने मोशन मान लिया, यहीं पे सॉल्व कर दे रहे हैं। समेशन आई आर बराबर समेशन ईएमएफ होता है, ये बन गया बेटा 1 × 1 हो गया, बराबर हो गया बैटरी बी ए माइनस बी बी हो गया, ध्यान रखना वी बी माइनस बी ए पूछा गया है, बराबर प्लस हो गया प्लस 15 हो गया, प्लस हो गया बेटा ब्रैकेट में हमने कहा था बहुत सेफ गेम खेलना, di/dt लिखो। करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज करेगा बेटा तो di/dt का नेचर भी हमारा निगेटिव होगा बेटा, तो जो E बनेगा वो कितना बनेगा -LdI/dt हो गया। सॉल्व यहीं पे कर लेते हैं, -L हो गया बेटा यानी 5 मिली हो गया, -3 हो गया, di/dt 10⁻³ है बेटा, माइनस के साथ है, ध्यान रखना माइनस के साथ, तो प्लस ये बन गया। तो जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना हो गया 1 हो गया, ये बेटा 1 हो गया, बराबर हो गया VA माइनस VB हो गया, यहाँ से प्लस 15 हो गया, और ये बन गया माइनस माइनस प्लस हो गया बेटा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये शायद बन रहा है, एक मिनट बेटा, ये बन गया हमारा -L है और di/dt हो गया, तो ये सीधा -3 + 3 कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आ रहा है, कुछ आंसर गलत आ रहा है क्या बेटा? करंट का मान कितना, अच्छा करंट का मान 5 एम्पियर है बच्चों, देखें 5 एम्पियर, तो ये बन गया हमारा 15 और 5 20 हो गया बेटा, ये हमारा 5 हो गया, तो यहाँ से हो गया ये 5 बन गया बेटा, 5 एम्पियर करंट, हमें 1 लगा, तो ये हो गया बराबर हो गया बेटा -15 हो गया, बराबर हो गया VA माइनस VB हो गया, यहाँ से VB माइनस BA कितना होगा बेटा, बराबर हो गया +15 वोल्ट हो गया। सभी का सही हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन देखें बेटा, लास्ट क्वेश्चन सभी बच्चों का किसी का गलत नहीं हुआ होगा बेटा, बहुत इस टाइप का बताया गया था। बायोसेवर्ट के 3 एप्लीकेशन है, अननोन एंगल है बेटा, अननोन एंगल है, करंट का मान क्लॉकवाइज है, सभी बच्चों का आंसर आया हुआ होगा बेटा, किसी का गलत बिल्कुल कोई संभावना नहीं है। ये ऐसे पिक्चर बन गया बेटा, ये हमारा पिक्चर बन गया, ऐसे बना हुआ है, ऐसे ये बना हुआ है, देखें करंट एंटी क्लॉक चल रहा है, ऐसे करंट ऐसे और ऐसे करंट चला है, एंगल अल्फा हमारा बना, सेंटर O है, यहाँ का मान शायद R1 दिया है बेटा, और यहाँ से यहाँ तक का मान हमारा R2 दिया है। इसका मैग्नेटिक फील्ड B2 मान लो, इसका B1 मान लो। B2 हमारा क्लॉकवाइज है, क्रॉस है, B1 हमारा एंटी क्लॉक है, डॉट है बेटा। B1 बहुत अच्छे से दिख रहा होगा, डॉट है बेटा, बराबर हो गया μ0/4π I/R, R1 स्क्वायर हो गया, बहुत अच्छे से एंगल अगर अननोन है तो अल्फा R1 हो गया बेटा, B2 हो गया बेटा μ0/4π हो गया, I/R2 स्क्वायर हो गया, अल्फा R2 हो गया बेटा। एक डॉट है, एक क्रॉस है, निश्चित है जो बड़ा होगा दोनों में सब्ट्रैक्ट कर लेना बेटा, और B नेट का मान हमें निकाल लेना। दिख रहा होगा बहुत अच्छे से बेटा कि जिसका रेडियस बड़ा होगा, करंट सबका सेम ही है बेटा, जिसका रेडियस बड़ा होगा R2 इज ग्रेटर दैन R1, तो B से इन्वर्स है बेटा, निश्चित है B1 इज ग्रेटर दैन B2 हो गया, B नेट का मान B1 माइनस B2 हो गया बेटा। सबको दिख रहा होगा बेटा कि इतने के कारण मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा, इतने के कारण 0 हो जाएगा, तो ओरल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, आज हम लोग बहुत जल्दी सॉल्व किए हैं, सबसे कम समय में बेटा सॉल्व किए, कोशिश हम लोगों की होगी कि और इससे कम ही टाइम हम लोगों का लगे बेटा। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पे कोई डाउट होगा कैलकुलेशन कर लेना, डाउट होने के बाद आज ही रात में ग्रुप में डाल देना। अगर किसी आंसर में आपको लगे सॉल्व करने के बाद आंसर मैच नहीं कर रहा बेटा, जिससे जब कल रिजल्ट आए आपका तो वो करेक्ट होके रहे बेटा, कोई किसी बच्चे का नुकसान ना हो बेटा। ओके बच्चों, गुड नाइट बच्चों। So, hi, good evening, students. Today is Sunday, date being 6th of June. आज आप बच्चों ने अपना UITS 8 यानी कि क्लास 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का UITS लिखा होगा। अगला UITS 9 आप लिखोगे जो कि प्योर ऑर्गेनिक का होगा, और बाकी 3 बचे हुए चैप्टर्स आप UITS 10 में लिख दोगे, राइट। तो इस UITS में आपके पास 3 चैप्टर्स आए, आइसोलेशन आया, P ब्लॉक आया और D ब्लॉक आया। पूरा के पूरा UITS लिटरली मैं आपके सामने करके दिखाऊंगा। अगर आपने NCERT पढ़ी है, केमिस्ट्री 45 क्वेश्चंस आप इस बारी 20 मिनट में कैसे कर सकते थे, इस UITS में आपको मात्र ये चीज सीखनी थी
कि केमिस्ट्री में कभी कभी टाइम सेविंग चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो कैसे उस पर काम आपको करना था, कैसे पेपर अटेम्प्ट आपको करना था। आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर आप में से किसी के भी इस UITS में केमिस्ट्री में 180 और 180 आए हों। थोड़ा सा, बहुत मैं बोलूँगा कि 90% से ऊपर पेपर पूरा के पूरा NCERT सेंट्रलाइज था, तो आपने अच्छे से ही किया होगा। क्विकली आई टेक यू थ्रू। हालांकि इस बार ही मैंने आपको UITS के सॉल्यूशंस में, जो आपको क्वेश्चन के बाद मिलते हैं, बहुत काफ़ी डिटेल आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, एंड स्पेशली इन दिस चैप्टर्स कुछ रटने वाली चीज़ें ज़्यादा हैं, तो बहुत डिटेलिंग आपको नहीं भी मिलेगी, तो भी NCERT में आपको हर चीज़ विद रिस्पेक्ट टू नेम आपको मिल जाती है। क्विकली वील गो थ्रू द सॉल्यूशन वीडियो एंड देन वील सी व्हाट इज द बेस्ट थिंग। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में अगर जिंक की इम्प्योरिटी है तो वहाँ पे कैथोड होता है प्योर कॉपर, NCERT का स्टेटमेंट है ये, और एनोड होता है इम्प्योर कॉपर। नहीं तो आप बहुत जगह पे इसको इम्प्योर सैंपल भी समझ सकते हो। बेसिकली कॉपर सैंपल ही है, कॉपर सैंपल में जिंक का इम्प्योरिटी होता है, तो इम्प्योर कॉपर या इम्प्योर सैंपल। ध्यान रखेंगे इम्प्योर जिंक नहीं होता। आंसर विल बी फर्स्ट का सी पार्ट, यानी कि थर्ड। अल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, NCERT की लाइन है, अल्यूमिनियम मिक्स्ड विद मोल्टन क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का मेल्टिंग पॉइंट से लेना देना है, इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है, पहले भी आपने इस बारे में पढ़ा है। ध्यान रखेंगे छोटी सी बात, क्रायोलाइट पे एक क्वेश्चन इस UITS में आगे और आएगा, जहां पे आप क्रायोलाइट को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हो, एज एन इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज करते इस प्रोसेस में। आएगा अभी ये चीज आपके सामने। मेटल एक्सट्रैक्टेड बाय लीचिंग विद अ साइनाइड ऑलवेज गोज टू AG एंड AU के पास है ये। ठीक है, क्लियर क्लियर, NCERT कॉन्सेप्ट्स क्लियर। The yellow color of chromates changes to orange on acidification due to formation of. So yellow color of chromate is CrO4 2 minus, to acidification orange color हमेशा dichromates के होते हैं। Orange color always attributes to dichromate. Answer will be Cr2O7 2 minus। है कोई ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3, फोर्थ का ऑप्शन इज थर्ड आंसर। Then you have heating mixture of Cu2O and Cu2S। ये भी मैंने आपको इक्वेशन मार्क कराई है, इसका आंसर होता है Cu plus SO2। Cu plus SO2 आंसर फॉर फिफ्थ क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट। ये है क्यूप्रस ऑक्साइड Cu plus O2 माइनस, और ये है क्यूप्रस सल्फाइड। सल्फर और ऑक्सीजन मिलके सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 बनाना चाहते हैं, बचेगा कॉपर, अलग हो जाएगा। Answer for fifth question is option number 4. Then you have, during the process of electro refining of copper, some metals present as impurity settles as anode mud। ध्यान रखिएगा बच्चों, NCERT की स्टेटमेंट कहती है एनोड मड में सारे के सारे प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं। प्रेशियस मेटल्स मिलते हैं एनोड मड में, Ag and Au, सिल्वर एंड गोल्ड। Ag is silver, Au is gold। फाइन। क्वेश्चन नंबर 6 आंसर इज 3। टाइटेनियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रिफाइन कर रहे हैं, प्योरीफाई कर रहे हैं, आंसर इज वैन आर्कल मेथड। NCERT टेक्स्ट देखिए, स्पीड मैटर करेगी इन क्वेश्चंस में। अगर आपने रीड कर रखा है फटाफट से आप क्वेश्चंस कर पाएंगे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हॉल हेरोल्ड प्रोसेस फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। यही मैं आपको बोल रहा था कि क्रायोलाइट को इलेक्ट्रोलाइट की तरह यूज करते हैं, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इस प्रोसेस में क्रायोलाइट को हम एज अ सॉल्वेंट यूज करते हैं, एज एन इलेक्ट्रोलाइट नहीं यूज करते। एक्सप्लेनेशन आपको दिया भी है यहाँ पे। Al2O3 is the electrolyte which is under redox. So Al2O3 serves as an electrolyte and cryolite, although an electrolyte, serves as a solvent। ठीक है। Then we have, which one of the following ores is best concentrated by froth flotation? NCERT गलेना, क्योंकि सल्फाइड ओर चाहिए, सल्फाइड ओर चाहिए इसलिए गलेना। The ore that contains both iron and copper, copper pyrite CuFeS2। पेज 1 of the NCERTs पे लिखे हैं CuFeS2 if I'm not wrong। Absolutely fine, absolutely fine। Then you have the number of hydrogen atoms attached to phosphorus in hypophosphorus।
फॉस्फोरस मतलब होता था H3PO3, ये फॉस्फोरस है। अपने को चाहिए हाइपोफॉस्फोरस, हाइपोफॉस्फोरस मतलब H3PO2, और H3PO2 का मतलब है फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, OH, H and H. So you have two hydrogens directly attached to phosphorus. Answer will be 2. Which of the following chemical reactions depicts the oxidizing behavior? Oxidizing behavior मतलब सल्फर खुद रिड्यूस हो रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर मतलब सल्फर खुद रिड्यूस हो रहा होगा, यानी कि जो बगल में है वो ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। HI में I-1 में है, I2 में 0 में, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि सल्फर रिड्यूस हो रहा है +6 से +4 में। आंसर विल बी 12th का ए। बाकी चेक कर लीजिए, किसी यहाँ पे भी सल्फेट, यहाँ पे भी सल्फेट, और यहाँ पे SO2 सब में +6 में है, +6 +6 +6, नो चेंज। फाइन। देन यू हैव क्वेश्चन नंबर 13, रेगुलर यूज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, एक मेडिकल एग्जाम के प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन आया है, जिसका आंसर आपको मिलता है अमोनियम सल्फेट, क्योंकि अमोनियम सल्फेट का डीकॉम्पोजिशन आपको सल्फ्यूरिक एसिड देता है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसको ये एसिड, ये सॉल्ट को एसिडिक बनाएगा, सॉइल बिकम्स एसिडिक which increases the acidity of the soil. Incorrect regarding sulfur, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। S2 इज पैरामैग्नेटिक है, तो हमें पता है एनसीईआरटी की लाइन लिखी है, सल्फर इन दिस वेपर स्टेट इज S2, S2 इज पैरामैग्नेटिक, ये क्लियर हो गया। वेपर फेज इज मोस्टली S8, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज नेवर लेस देन +4, सवाल ही नहीं, गलत स्टेटमेंट है ये, क्योंकि H2S जैसे कंपाउंड में सल्फर -2 में भी बैठता है, तो इट इज पॉसिबल ही नहीं है कि ये गलत, मतलब ये स्टेटमेंट ही गलत है आपके लिए। इट कैन नेवर लेस देन +4 इज रॉन्ग स्टेटमेंट, इट कैन बी लेस देन +4। देन यू हैव इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, NOCl एंड ONO आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, O3 इज बेंट, ये एकदम ठीक है। ओजोन इज वायलेट ब्लैक, एकदम ठीक है। डायामैग्नेटिक, एकदम ठीक है। ध्यान रखेंगे ये एक प्रीवियस ईयर का सवाल है, और उस क्वेश्चन में यहां पे लिखा है आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और इसका आंसर लिखा है दैट ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, देयर इज एन एरर इन द क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए मैंने आपके UITS में इस नॉट को हटाया है। अगर आप देखोगे NOCl एंड ONO माइनस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये स्टेटमेंट ही गलत है, दे आर नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फाइन, आप गिन भी लीजिए, N is 7, O is 8, Cl is 17, यहाँ पे 8 + 7 + 8 + 1, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट इक्वल, तो दे आर नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शोन बाय NO। NO is again 7 + 8, 7 + 8 is 15, 15 means it has odd electrons, it is diamagnetic, गलत है, ऑब्वियसली गलत है। NO न्यूट्रल ऑक्साइड है, डेफिनेटली, ये तो मुझे मालूम है। NO + O2 gives NO2, एकदम सही बात है। 1/2.5 एकदम सही बात है NO के बारे में। ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1। लिटरली सिर्फ NCERT बेसिस पे सारे सवाल इस UITS में आपके सामने आएंगे। H2O2 के बारे में कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? ओनली ऑक्सीडाइजिंग, गलत स्टेटमेंट है सर, यही स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि H2O2 ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, एसिडिक और बेसिक, हर जगह हर कुछ कर सकता है ये। रिड्यूसिंग हो सकता है एसिडिक बिहेवियर बेसिक मीडियम में, ऑक्सीडाइजिंग हो सकता है एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में, दोनों जगह दोनों प्रॉपर्टी दिखाता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 इज फॉल्स। डीकम्पोजिंग एक्सपोजर लाइट, ये सही है। बैकसाइड कंटेनर एकदम सही है। डेस्क रखेंगे, एकदम सही है, NCERT की लाइंस हैं। 18th question, in which phosphorus atoms have formal oxidation state of +3? Answer will be pyrophosphorus and orthophosphorus and pyrophosphorus acids। स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ेंगे आपको, यहाँ पे बना के नहीं दिए गए हैं, ऐप में शायद दिए गए हैं सोल्यूशन में। स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सारे ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस का ये सवाल है। आपको NCERT में मिलेगा, एक टेबल है NCERT में, अगर आपने स्ट्रक्चर्स नहीं याद करे तो वहाँ सारे एसिड्स में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको दिया गया है।
अंडर वन बैनर आप वहां से देख लोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। द रिएक्शन ऑफ जिंक विद डाइल्यूट एंड कॉन्क, जिंक ऑफ डाइल्यूट एंड कॉन्क, आंसर विल बी डाइल्यूट के साथ वो देता है N2O और कॉन्क के साथ वो देगा NO2। आंसर विल बी N2O and NO2। इन शॉर्ट आंसर विल बी 19th का डी पार्ट। एब्सोल्युटली फाइन। द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस, अमोनियम सल्फेट। क्यों? एनसीईआरटी, 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 तीनों इक्वेशंस एनसीईआरटी में गिवन है। नाइट्रोजन बनाते हैं, अमोनियम सल्फेट नहीं बनाता। गुड रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H3PO2, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ एसिड क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द pH बॉन्ड, 2POH 2pH, 2pH bonds, 2pH bonds, fine. Then we have the chemical nature of hydrogen peroxide is oxidizing and reducing agent in both acidic and basic medium। just मैंने अभी आपको समझाया। 22nd का आंसर is B part। In case of nitrogen, NCl3 is possible but NCl5 is not। absolutely because of absence of D orbitals। क्वेश्चन ही नहीं पढ़ना पड़ेगा बॉस। क्विकली, अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट D orbitals in P but not in N। आंसर आ गया। कॉन्सेंट्रेटेड HCl when kept in open air, ये थोड़ा सा बुकिश सवाल है। O2 के साथ रिएक्ट करके वो फ्यूम्स देगा टू फॉर्म अ क्लाउड ऑफ फ्लोरीन गैस। थोड़ा सा बुकिश क्वेश्चन है। अगर आपको नहीं आता तो ये क्वेश्चन आपने एग्जाम में शायद छोड़ने की कोशिश की होगी, लेकिन इसको याद रख लीजिए कि HCl एयर में प्रेजेंस ऑक्सीजन से, एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्लोरीन गैस का क्लाउड बनाता है, जो कि फ्यूम्स बन के आपके सामने रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, होम सिग्नल्स एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बोलता है फॉस्फाइड और कार्बाइड, फॉस्फाइड और कार्बाइड का मिक्सचर, कैल्शियम फॉस्फाइड, कैल्शियम कार्बाइड। आंसर इज 25th का ए पार्ट। एनसीईआरटी की लाइन है, आप कंट्रोल F कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में होल्म के नाम से आपको मिल जाएगा उसी में। 26, which of the following factors is the most important in making fluorine the strongest oxidizing agent, strongest oxidizing halogen? Fine, answer will be, अब देखिए आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो क्वेश्चन है बहुत सारी बुक्स में ये चीज नहीं लिखी है, लो नेगेटिविटी नहीं, नो नेगेटिव नहीं लिखा होता। तो यहाँ पे फ्लोरीन के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। पहले फ्लोरीन टूटता है F में, फिर F बनता है F माइनस और फिर F माइनस बनता है F माइनस एक्वस, यही है ना। तो ये होता है बॉन्ड डिसोसिएशन, ये होता है इलेक्ट्रॉन गेन और ये होता है हाइड्रेशन। फ्लोरीन के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन बहुत कम है, नंबर 1, और हाइड्रेशन हाईली नेगेटिव है। तो आपको दो कंट्रीब्यूशन मिलते हैं जनरली, एक हाईली नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड एक वेरी लेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इस केस में एनसी, जो ये क्वेश्चन जहां से लिया गया है वहां ये चीज नहीं लिखी थी, तो ऑप्शन लिखा है फिर भी 4। लेकिन अगर आपके पास ये क्वेश्चन आए जहां आपके पास सिर्फ इतना ही लिखा हो हाइड्रेशन एंथैल्पी, ध्यान रखिएगा हाइड्रेशन एंथैल्पी इज अ मोर एप्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसलिए मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया कि आपको लो नेगेटिव दिया, जिससे कि ए ऑप्शन का मीनिंग ही खत्म हो जाए। इट इज हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन, हाई नेगेटिव हाइड्रेशन एंथैल्पी। 26, थर्मल स्टेबिलिटी में कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप है, decreases down the group HF, HCl, HBr, HI। 27th का आंसर is second part is true। HNO3 is a stronger acid, HClO4 is a weaker acid, than HClO3। important यहाँ पे ये है higher oxidation state में stronger is the acid, बस ये ध्यान रखेंगे। higher oxidation state में stronger is the acid, यानी कि HNO3 इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड देन HNO2। एब्सोल्युटली फाइन, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ +5 में है और यहाँ +3 में, ठीक है। देन वी हैव व्हाट प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द डिस्प्रपोर्शनेशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड।
हाइपोक्लोरस एसिड HClO NCRT का डिसोसिएशन HClO3 और HCl यानी कि Cl माइनस एंड HClO3 आंसर विल बी 29th का D पार्ट. Quickly we will proceed. 30th question in among the following incorrect statement. Br2 reacts with hot and strong NaOH. ये अगेन थोड़ा सा फैक्ट बेस्ड सवाल है. अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको नहीं ही पता होगा. इसमें ऐसा कोई एक्सेप्शन नहीं है कि अच्छा शायद आपको पता हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हिडन फैक्ट यहाँ पे ये है कि NaBrO4 नहीं है, NaBrO3 होता है. NaBrO3 होता है, ठीक है, NaBrO3 not NaBrO4. 30th का आंसर इज B part. Then we have 31st. Which of the following reactions of xenon compounds is not feasible? क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा. नॉट फिजिबल आंसर विल बी 4th पार्ट. क्यों? क्योंकि XeF6 का हाइड्रोलिसिस मुझे XeO3 देता है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल. रिवर्स रिएक्शन इज ऑल्सो पॉसिबल, इसीलिए यहाँ पे ये हो ही नहीं सकता. Then you have which among the following is most reactive? Cl2, Br2, I2, ICl. Obviously ICl because interhalogen compounds are more reactive. Exception था फ्लोरीन, वो ऑप्शन में ही नहीं दिया गया. Exception था फ्लोरीन, not in the option at all. Answer will be 32nd का D part. Quickly we proceed the solution. यहाँ मैंने पूछा cold and dilute और यहाँ मैंने पूछा 34th में hot and conc. दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. एनसीईआरटी में मैंने आपको मार्क कराया है. कोल्ड एंड डाइल्यूट 33rd क्वेश्चन में आपको मिलेगा Cl माइनस एंड ClO माइनस HOCl मिलता है, और वहां पे आपको मिलेगा Cl माइनस एंड ClO3 माइनस. फाइन. देन यू हैव 35th क्वेश्चन. मैक्सिमम मैग्नेटिक मूवमेंट के लिए मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो आपको मिलते हैं Mn2 प्लस में 4s0 3d5. 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स Mn2 प्लस. देन यू हैव व्हाट शुड आई से, क्वेश्चन नंबर 36. मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन ऑफ सीरियम. सीरियम के लिए +3 +4 आपको मिलता है. टूवर्ड्स डी ब्लॉक में आपको +3 +4 आपको कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स मिलते हैं. 36 का आंसर रिमेन्स A पार्ट. एब्सोल्युटली फाइन. द एटॉमिक नंबर ऑफ vanadium, chromium, manganese, iron are respectively, yes, may be expected to have the highest second ionization enthalpy. Chromium होता है 4s1 3d5. 4s1 3d5. 4s1 3d5 का क्या मतलब होगा? अगर ये क्रोमियम प्लस हो गया तो 4s0 3d5 हाफ फिल्ड का चक्कर फंस जाएगा, इसलिए क्रोमियम टेंड्स टू हैव वेरी हाई second ionization enthalpy. Chromium. Then you have coinage metals. Coinage metals answer is copper, silver, gold. They are coinage metals. NCERT question. La3 plus चाहिए is 1.06. Which of the following given closest to the radius of Lu3 plus? Lu3 plus और 57 में यहाँ पे मात्र एक वैल्यू है जो इसके छोटी है. There is only one value in the given four options जो इससे छोटी है. आंसर विल बी 39th का D पार्ट, क्योंकि हमें इससे छोटी वैल्यू चाहिए. The lanthanoid contraction is responsible for the fact that zirconium है तो उसके साथ hafnium चाहिए. Zirconium and hafnium. Which of the following factors may be regarded as the main cause of lanthanoid contraction? Sir, poor shielding effect. लेकिन lanthanoid की बात कर रहा हूं तो 4f इलेक्ट्रॉन्स का. poor shielding effect of 4f इलेक्ट्रॉन्स. 41st का आंसर is D part. 42nd का आंसर spin only magnetic movement nickel Ni2 plus. निकल होता है 4s2 3d8. Ni2 प्लस होता है 4s0 3d8. 3d8 का मतलब 1 2 3 4 and 5. 1 2 3 4 and 5 6 7 and 8. दो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, यानी कि √n+2, यानी कि n2 and 2 into 2 is 4. √8 is somewhere around 2.84. 42nd का आंसर is 1. सिंपल, एकदम सिंपल. The substance which is used as a flux in the concentration extraction of iron is limestone, क्योंकि वो CaO में ब्रेक होता है और Ca सिलिकेट बना के बाहर निकाल देगा स्लैग को. Then you have question number 44. Actinoids exhibit more number of oxidation states. NCERT है, क्योंकि 5f orbitals are
एक्सटेंड फादर फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि जितने दूर होंगे उतना आपका बॉन्डिंग में आसानी होगी. आंसर विल बी 44th का सेकेंड. लास्ट क्वेश्चन बीइंग larger number of oxidations are exhibited by actinoids than those by the main reason being. Answer for this: lesser energy difference. Fact based सवाल. Nothing, nothing, nothing. Fine. And this is all from the window of chemistry UITS 8. Why I took only 22 minutes with 2 minutes of discussion, and that is all for you from chemistry UITS 8. I hope आज का पेपर आपने अच्छा किया होगा. कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप आज कर लेंगे, नहीं भी होता एक बार ट्राई कर लीजिए एंड यू विल डेफिनेटली मेक इट गुड इन योर नीट एग्जाम. टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. बाय बाय. Hello everyone, how are you? Hope your UITS went really well. So let's just quickly go through what the discussion of the questions and how we found out that this is going to be the right answer. Let's start. So the first question says, match the hominids with their correct brain size for human evolution. We know that Homo habilis has the least of it, around about 650, and Neanderthalensis has the maximum of about 1400. So we'll first match these A3 and B4. Whichever option says that A is 3 and B is 4. Only one of the option B says A is 3, B is 4. Rest of all is going to be automatically correct. That Homo erectus is going to be 900, Homo sapiens is going to be 1350. True that. Next says, match the following genes of the lac operon with their respective products. I gene is responsible for formation of the repressor, Z gene for beta galactosidase, then we have your Y gene for permease and A gene for transacetylase. So if I match, then 1 is going to be 3, which is in all, Z is going to be 1, which is in B. So B is going to be the correct answer. Next question says, under which of the following conditions will there be no change in the reading frame? We know that there is no change in the reading frame when the nitrogenous bases are added or deleted in a group of 3. So any statement which tells about 3 nitrogenous bases is going to be the correct answer. Next says, colostrum, the yellowish fluid secreted by mother during the initial days of lactation, is very essential to impart immunity as it provides immunoglobulins IgA to the young one. In a species, the weight of the newborn ranges from 2 to 5 kgs. 97% of the newborn with an average weight being 3 to 3.3 kgs survive, whereas 99% of the infant which are born with weight from 2 to 2.4 or 4 to 4.5 kgs die. That means only 3 to 3.5 survive. They are the maximum, and rest have very low. Either it is 2 or it is 5. Hence, we say that this kind of selection of population, where either of the two populations of higher or lower weight are rejected and only the median weight is selected, such type of an evolution is the stabilizing selection. Hence, it would be stabilizing. Which of the following immune responses is responsible for rejection of kidney graft? If we have a cell identification, that self cell and non-self cell, and our immune system starts creating antibodies against it, it is with the help of activation of cell-mediated immune response. First, there is identification of self and non-self, which is done by cell-immunitated response. Next comes purines, found both in DNA and RNA. Purines are adenine and guanine, and they are common to both DNA and RNA, and hence A. Variations caused by mutation as proposed by Hugo de Vries they are sudden and they do not have any direction, whether they are going to be progressive or retrogressive. Hence we say they are random and directionless. Identify the correct pair representing the causative agent of typhoid is called by Salmonella typhi, and the confirmatory test is Vidal test. So typhi and Vidal is going to be the correct option. Drug called heroin is synthesized by acetylation of morphine. It's an acetylated morphine. A would be the correct answer. Embryological support for evolution was disapproved by. We say that embryological support, that all the stages of other animals are not completely formed in the embryo of a human, and this was given by von Baer. Flippers of penguins and dolphins are examples of, they both help in swimming. So when the function is same, the structure is different, we say it is
analogous and analogy supports convergent evolution. From his experiments, S.L. Miller produced amino acids by mixing the following in a closed flask. They say the Urey-Miller experiment for Oparin and Haldane theory of chemical evolution. They prepared amino acids, simple amino acids like glycine and aspartic acid in the environment which was similar to the primitive environment. It was reducing, it had high temperatures, and the temperatures were about 800 degrees Celsius, and the compounds were not ammonium ions or CH3, it was methane, ammonia and hydrogen along with water vapor. Match the following and give the correct answer. We say eosinophils, they are responsible for allergic response with the help of histamine. Basophils have histamine and serotonin. And heparin, you can say. Neutrophils have immune response by phagocytosis. The lymphocytes also are responsible for immune response. Lymphocytes. So we will say that eosinophils A goes to 3, basophils B goes to 4, contains histamine and heparin because heparin is a characteristic of basophil. Neutrophils is responsible for phagocytosis and lymphocytes is responsible for immune response. So 3, 4, 2, 1. This option says so, so we are going to choose it as a correct answer. The infectious stage of Plasmodium that enters the human body is Plasmodium, the one which causes malaria. When the mosquito bites the human, it injects the sporozoites, the haploid sporozoites in the bloodstream which go and infect the liver cells. Which of the following refer to correct examples of organisms which have evolved due to changes in environment brought about by anthropogenic action? That means man-made action. Darwin's finches of Galapagos Islands, it was because of an earthquake the islands got separated, and because of which there were different birds which developed due to their different feeding habits. Nothing that man could do about it, so no. Herbicide resistant weeds we created. Drug resistance we created by creating drugs. Breeds of domesticated animal, artificial selection we did. So all these three, B, C and D, are due to human activity but not A. So D will be the correct answer. Select the option including all sexually transmitted diseases. Cancer is not sexually transmitted. So is not malaria or filariasis. So B, gonorrhea, syphilis and genital herpes, all are sexually transmitted diseases. Okay. If the distance between the two consecutive bases is 0.34 nanometer as it is, and the total number of base pairs is 6.6 into 10 to the power 9 base pairs, then the length of the DNA would be 2.2 meters. Match the following with the disease and the causative organism. Okay, we know typhoid is Salmonella. Pneumonia is caused by either Streptococcus pneumonia or Haemophilus influenzae. Filariasis by Wishlaria bankrupti. Malaria by Plasmodium. So whichever says D2, which is only 1. And we have A3, B4, all are correct, so C will be the right option. Name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. See, while replication, DNA helix is opened by the gyrases and your helicases. But in transcription, when we have to form RNA from DNA, then RNA polymerase is responsible for unwinding. The first phase of translation is we activate the amino acids. There is amino acylation of tRNA, and then that amino acylated tRNA along with the binding of mRNA to the ribosome is responsible for the arrival of tRNA at the P site. So D. Identify the wrong statement with reference to immunity. Fetus receives some antibodies from mother. It's an example of passive immunity. Directly formed antibodies are given, it is passive. When exposed to antigen, antibodies are produced in the host body. It is called active immunity. True. On exposure, we get antibodies, and that is because of the activity of our body cells. When ready-made antibodies are directly given, it is called passive immunity. True. When ready-made are given, it is passive, like the first. Active immunity is quick and gives full response. Quick, I would not say, because the primary immune response is a slow response where we first identify, then we present the cells to the immune cells, then we act against them, we form differentiated specialized antibodies and killer T cells, and then we create a memory of it. The all process takes a bit of time and is a slow one.
Hence, we would say that active immunity is not correct. It is not the right option. So D. All of the following are part of an operon except. See, operon is the one which has a repressor gene and a promoter and a structural gene. The terminator is not exactly as a designated part of it. We say a promoter, structural gene and terminator, where the structural gene is flanked between promoter and terminator is a part of a transcription unit. Select the correct match. Ribosine nucleic acid, yes, it is a 23S RNA which acts as a enzyme. When a F2 individual is crossed with the recessive parents, a test cross, not dihybrid cross. Mendel, he studied genetics, heredity, not transformation. It was studied by Griffith. Morgan does not trust a transduction. It was studied by Chase. Morgan gave your linkages. So A is the correct match. The final proof of DNA as a genetic material came from the experiment of Hershey and Chase when they did the experiment with T2 bacteriophage and E. coli bacteria, transduction principle. DNA replication in bacteria occurs. See, in bacteria, we do not have a very well-defined interface that there will be a G1, S, G0, plus the division when it is about to happen, the replication happens just prior to it, and the division in bacteria is with the help of binary fission. Hence, we say that replication occurs just prior to fission. Which of the following RNA should be most abundant in the animal cell? The most abundant is in the ribosomal RNA. We have a sequence RNA, then mRNA, and then tRNA in the sequence of their decreasing order. Next. During DNA replication, Okazaki fragments are used to elongate. We say then when a leading strand is formed, there is continuous replication. It is in the direction of 5' to 3'. When there is a discontinuous replication, if this is the origin of replication, it happens away from the origin of replication in 5' to 3' direction, and this is the lagging strand. So whenever there is a lagging strand, we choose that, and away from the replication fork. So this becomes the correct answer. The equivalent of a structural gene is a cistron, not an operon, muton or recon. Which of the following rRNAs act as a structural RNA as well as a ribozyme? The 23S, which is present in the prokaryote, also acts as a ribozyme. DNA-dependent RNA polymerase catalyzes transcription of one strand of DNA. Whenever transcription is done, which strand of DNA is used to form an RNA? The template strand, so that when it is copied, the complementary strand of RNA which is formed is similar to the coding strand. So template strand is used for transcription. Which one of the following is a starter codon? The AUG that codes for the methionine amino acid. Satellite DNA is important because it codes for enzymes needed for DNA replication, codes for proteins needed in cell cycle, shows high degree of polymorphism in population and same degree in an individual which is heritable from parents to children, yes. Does not code for proteins as and is same in all the members of the population. It's not same in all the members, but it does not code for protein, so coding one goes wrong. And yes, it has a high degree of polymorphism, single nucleotide polymorphism, which we call SNPs, that forms the basis of fingerprinting and solving heredity parental issues since it is passed on from parents to offspring. Which one of the following is wrongly matched? Okay, transcription is writing information from DNA to RNA. It is true. Translation is using information in mRNA to form true. Repressor protein binds to the operator to stop enzyme synthesis. True. Operon is structural, terminator and promoter. Again, terminator, structural and promoter are parts of transcription unit, not of operon. So, operon is here wrongly matched. Removal of RNA polymerase 3 from the nucleoplasm will affect the synthesis of. We have RNA polymerase 1, we have RNA polymerase 2, we have RNA polymerase 3. The 3 is responsible for the synthesis of tRNA, 1 is responsible for the synthesis of rRNA, and 2 you can say is for mRNA. So 1, 2 and 3 for rRNA, mRNA, tRNA in the sequence of the decreasing order will affect the synthesis of tRNA. Removal of introns and joining of exons in a defined order. The post-transcriptional changes where we remove introns from a heteronuclear RNA and we cut them off and we join the
coding codes the exons together to form a cistron is known as splicing, the post-transcriptional change. Which one of the following is not a part of the transcription unit in DNA? Promoter is, terminator is, structural gene is, inducer is a part of, lac operon. What is it that forms the basis of DNA fingerprinting? The polymorphism in the satellite DNA forms the basic of the DNA fingerprinting. We just read it. So not the difference in the blood, skin or saliva or the fingerprints, exactly the grooves of the fingerprints, no. Neither purines and pyrimidine. It's the polymorphism in the satellite DNA. The one aspect which is not a salient feature of genetic code is it is specific, it is degenerate, it is unambiguous, not ambiguous, it is universal. So it is unambiguous. The 3' to 5' phosphodiester linkages inside a polynucleotide chain serve to join. Polynucleotide is a polymer of nucleotides. So the nucleotides are joined in the direction 3' to 5'. So one nucleotide to another nucleotide. Semi-conservative replication of DNA was first demonstrated in your E. coli bacteria, where we studied that the 20-minute replication was doubled up to differentiate whether it is conservative, semi-conservative or dispersive in nature. One turn of the helix in a B-form DNA is approximately, see, we say one turn has about 10 base pairs and each base pair has a distance of about 0.34 nanometer. Hence, one turn becomes 3.4 nanometer or 34 angstroms. Which one of the following makes use of RNA as a template to synthesize DNA? The process of forming DNA from RNA is reverse of transcription, which is going to be done by reverse transcriptase. The codons causing chain termination are, we say UAG, UGA and UAA are the three set of codons that are used as stop codons. Next, they say what is correct for chromosome 1. It is one of the largest chromosome, true. Its sequence was completed in May 2007. As we say, the 10-year project, it is somewhere around 2006. It has maximum number of genes, true that, which is the last chromosome to be sequenced since we started from the sex chromosomes. First was the last one. So yes, all are true besides the second one. So date is important. The non-human model organism sequenced in Human Genome Project were after Human Genome, we tried to find out the genomic sequence of the nitrogenous bases in different organisms such as a nematode and a fruit fly. It's a statement of NCERT. Express sequence tag refers to, it's a technique by which we developed the human genome where we tried to tag the RNAs that were produced from the genetic codes, and these are genes expressed as RNAs. Among the following set of principles for divergent evolution, select the incorrect. The divergent evolution is when from one we have many different species, we have common ancestry, we have homologous organs. So, which of the following do not have different functions? They all should have different functions. And heart of different organisms are homologous. So would be the limbs and brains, but the eyes have a similar function. It shows convergent evolution. So it is not in convergence or in sync with divergence. Artificial selection to obtain cows yielding higher milk output results. Stabilizing selection, directional selection, disruptive, or stabilizing followed by disruptive. See, when we are choosing only one type, and that is also for high yield, nothing which is medium. It is low, medium or high. Either of the two we can say. One is low, one is medium, one is high. So if the medium is not selected, it is not stabilizing. It is directional. So directional as it pushes the mean character in one direction. Only the one with higher output are selected. Genetic drift operates in small isolated populations because in a smaller population you will be able to see the movement more clearly rather than a very big population. In Hardy-Weinberg equation, the frequency of heterozygous individuals is represented by, just as we said, the one which represents the heterozygous is 2pq, not pq but
2pq. Which of the following is the correct sequence of events in the origin of life? We say first there were monomers, then there were polymers, which led to the formation of protobions, and later on that we have DNA dependent organisms. So we have B, C, A, D. C seems to be the most correct option. A molecule that can act as a genetic material and must fulfill the traits given below, except it should be able to express itself, true in Mendelian characters. It should be able to make its replica, true. It should be unstable structurally and chemically, not at all. It should not be unstable. So C. Following are the two statements regarding the origin of the life. Okay, the earliest organisms that appeared on the earth were non-green and presumably anaerobes. All right. The first autotrophic organisms were the chemoautotrophs. Okay, that never release oxygen. Okay, say they were anaerobes and they did not release oxygen supports the statement that primitive environment was reducing, it lacked oxygen. True. So both supported. Earliest organisms were non-green, they could not make their own food. Yes, they could not make their own food. They were heterotrophs or chemoautotrophs. The first organism was a chemoheterotroph, then came the chemoautotroph, but they both were anaerobic or anoxygenic. So yes, we will say that both the statements are correct. Industrial melanism is an example of natural selection. Don't have to think about it, no doubt about it. The process by which organisms with different evolutionary history evolve in similar phenotypic adaptations. They have different evolutionary history, man, means they have different ancestors with similar phenotypic adaptation. That means they conform to perform a similar function. Such type of an environmental change is known as it appears, convergent evolution. The tendency of population to remain in genetic equilibrium may be disturbed. See, there is a genetic equilibrium because of random mating such that this equation is equivalent to 1 or is stable. If there is lack of random mating, then it may be disturbed. According to Darwin, the organic evolution is due to when two different species compete for the same resource in an area. So when we talk of two different species, it is interspecific competition. Interspecific तो हर जगह है. तो डार्विन ने नया क्या बोला था, जब दो अलग तरीके के लोग एक साथ रहते हैं. So when two different species stick together, they compete for the similar resource, there is a competition, then there is selection of the fit individual, and with the character is then passed on to future generations, leading to formation of new species. So A. Peripatus is the connecting link between annelid and arthropods, classification and evolution. Adaptive radiation refers to, adaptive radiation means that from a common ancestor, there is evolution of different species because of their radiation to different geographical areas. So when they say migration of members to different geographical areas, is that not mentioned about evolution. So it's not 100% correct. Okay? Adaptation due to geographical isolation, no. They moved to different geographical locations, more than one at the same time. Then we say that evolution of different species from a common ancestor is adaptive radiation. Common ancestor going to geographical area B, A, C, D will form A, B, C, D, 4 different types of species. One of the important consequences of geographical isolation is that there is random creation of new species, there is no change in the fauna, there is preventive speciation, or it prevents speciation or speciation through reproductive isolation. So yes, what happens is when you isolate a particular group of organisms, they cannot reproduce with anybody else, and they are the ones which mate amongst themselves and lead to formation of new genetic combination, new population. So speciation through reproductive isolation. The concept of chemical evolution is based on that the chemicals which were present in the nature, in water, they combined in the high pressure, high temperature and electric discharge, leading to formation of your monomers, polymers, then protobions and DNA dependent organisms. So by combination of chemicals under the environmental conditions. Select the correct statement from the following. Mutations are random and directional. They are random and directionless. And vice versa, Darwinian are with direction. Fitness is the end result of the ability to adapt and get selected by nature. You can say so. The ones which can or which have a ability to better adapt to the environment, they are the ones which win the competition. They are the ones which reproduce maximally, and they are the ones which are known to be selected in nature. So fitness is basically the ones which are better adapted. So yes, C.
Which one of the following amino acids was not found to be synthesized in the Miller experiment? Glycine was, alanine was, aspartic acid was, glutamic acid was not. So, C. Jurassic period of the Mesozoic area is characterized by diversification of the reptiles. It is known as the age of reptiles. The dinosaurs did not become extinct in it. Neither did they appear for the first time. They diversified in it. Neither did they radiate. Since there were so many dinosaurs, mammals could not originate in that period. So, gymnosperms were the dominant plants and the birds appeared for the first time. True. So, all the three cannot be there. We excluded and then we choose the first one. The concept that population tends to increase geometrically while food supply increases arithmetically was written in the Essay on Population by Thomas Malthus, on which Darwin's theory was based. Which era is dubbed as the age of prokaryotic microbes? Before there was evolution of eukaryotic organisms. We have Cambrian, before it Precambrian. So Precambrian era. Which of the following is a living fossil? Ginkgo biloba. Living fossils are very few, so they are on tips. They are all angiosperms, but none of them is living fossil besides ginkgo. What is meant by the term Darwin fitness? The one which have better ability to survive and reproduce, adapt for new species. Which of the following is an incorrect match? Devonian period is the age of fishes, true. Carboniferous is the age of amphibians, true. Ordovician age of invertebrates, true. Cretaceous age of reptiles, wrong. We have your Jurassic period as the age of reptiles. Which of the following is not an autoimmune disease? Psoriasis, rheumatoid, vitiligo or Alzheimer's? See, psoriasis is the one where there are skin rashes because of immune response, can be aided by fungal infection. Rheumatoid is a joint pain because of formation of pannus in the synovial fluid. Vitiligo again is an autoimmune disease. What is not is Alzheimer's disease, which is a deficiency disease of a neurotransmitter. Then, in which disease does mosquito-transmitted pathogen cause chronic inflammation of lymphatic vessels? Lymphadenopathy is a characteristic symptom of filariasis, and filariasis is spread by the bite of Culex mosquito, also known as elephantiasis. Malt, mucosa-associated lymphoid tissue constitute about 50% of the lymphoid tissue in the human body. Which of the following is correct regarding AIDS causative agent HIV, human immunodeficiency virus? Is an enveloped virus containing one molecule of single-stranded RNA and one molecule of reverse transcriptase. When we draw the structure of HIV, we say that it is enveloped with glycoprotein protein coat and it has two similar copies, each with its own reverse transcriptase enzyme. Hence, B is going to be the correct option. It's not unenveloped and it does not escape any attacks. Anti-venom injection contains preformed antibodies, while polio drops that are administered in the body contains your attenuated virus, or we can say the pathogen. Nowadays, another type of category of vaccines are formed, which are DNA recombinant vaccines, which contain only the protein part of the pathogen and are more safe. In higher vertebrates, the immune system can distinguish self and non-self cell. Which type of immunity helps us to define it? The cellular immunity. Or we say if this property is lost abnormally, it attacks cells and lead to autoimmune diseases. Depletion of which gas in the atmosphere can lead to an increased incidence of skin cancer? When there is an ozone, it forms a protective covering that the sun rays cannot enter and harm the individuals on the earth's surface. If ozone is absent, the UV rays, the UVB rays in specific, can come and penetrate the skin, causing skin cancer. So ozone. If you suspect major deficiency of antibodies in a person, to which of the following would you look for confirmatory evidence? Serum globulins, fibrinogen, serum albumins, hemocytes. Hemocytes are blood cells and this word is typically used for the insects. Serum albumins are responsible for measuring the pressure, not the immune cells. Fibrinogen is for blood clotting. Serum globulins, gamma globulins are your Y-shaped antibodies. We are going to look for them.
The active form of Entamoeba histolytica feeds upon. We say Entamoeba histolytica leads to amoebic dysentery. And how is amoebic dysentery identified, or how is it different from diarrhea? We have blood in stools. So we have water, we have stools, and we have blood. So it feeds on the mucosal lining, causing bleeding, and there are erythrocytes, and there is mucosa which is going to come along with it. So yes, blood, mucosa, and submucosa. Without blood, not. So not just food, not just blood, but blood and mucosa, the option which says so. Which one of the following fungi contains hallucinogens? We say the fungi, which is basically your Amanita muscaria, it's a type of mushroom or Basidiomycetes which is poisonous, is the one which produces hallucinogens, a fact-based question. Then we say which is a particular type of drug that is obtained from the plant, whose branch is shown in the following. If you see the image, you can appreciate that this represents the image which is given in NCERT for Dhatura plant, which is a hallucinogen. So which type of drug is it going to create? It is going to create a hallucinogen. Infection of Ascaris usually occurs by Ascariasis. Ascaris is not a symbiotic organism. It is not a digenetic or a monogenic. It's not a digenetic parasite. It infects directly the one in which it causes the disease, and hence it is spread through infected food and water. So if the water contains the eggs, it is going to cause Ascariasis. The cell-mediated immunity inside the human body is carried out by the T lymphocytes. The B lymphocytes are responsible for humoral immunity. Common cold differs from pneumonia in that common cold is sneezing and a bit of runny nose. Pneumonia is when there is fluid-filled sacs and there is lack of air and space for exchange of gases from the alveoli to the blood. Pneumonia is bacterial, whereas common cold is viral. It can be prevented by vaccine. Not sure that if you are vaccinated, you will not have the disease. So no, pneumonia is not caused by a virus. Pneumonia is communicable, so is common cold. It's not a nutritional deficiency. So A becomes the true, that pneumonia infects the alveoli, where the common cold would be the respiratory passage. Cirrhosis of liver is the death of the liver cells due to excessive fat deposition, and this fat is because of the metabolization of excess alcohol in the body to fat through acetyl coenzyme A. So alcohol. In which one of the following options, the two examples are correctly matched with the particular type of immunity? Okay. Mucus coating of epithelium is a physiological barrier. I think it is most of a physical barrier. Polymorphonucleosides or monocytes are cellular barriers. Yes, they will be responsible for phagocytosis. These are the cells which cause phagocytosis, cellular barrier. Anti-tetanus is a preformed antibody. It is passive immunity, not active. Saliva and tears contain enzymes which have physiological action and are physiological barriers. They are not physical barriers. So B amongst them is the most appropriate. Select the correct statement from the ones given below. Barbiturates, when given to criminals, make them tell the truth? No. They are sort of anti-anxiety, antidepressant. Morphine is often given to persons who have undergone surgery as painkiller. Yes, we use it as a pain relieving drug. Chewing tobacco lowers blood pressure. No, tobacco does not lower blood pressure, it increases. Cocaine is given to patients with surgery. Cocaine is a stimulant. It is not given post surgery. We like to depress the system so that there is relaxation. So B. Which one of the following techniques is safest for the detection of cancers? Magnetic resonance imaging, radiography. We say MRI is always the most preferred mode. Use of antihistamines and steroids give a quick relief from. Histamine is an inflammatory mediator specifically released by mast cells during allergic response along with IgE. Steroids are also immunosuppressive. So if we give these, it will help us to relieve from allergies because that is an immune response which is mentioned amongst the four. Interferons are synthesized in response to the viral infections. They are released by the viral infected cells and are the cytokine barriers of the innate immunity. So here is where we finish the discussion of the test. Hope all the questions are now clear to you. All the best for your future exams. Thank you very much.